यह लड़का क्लास में बस सोया ही रहता था, जब तक कि आखिरकार टीचर ने नोटिस नहीं किया। उसके सारे क्लासमेट्स हंस पड़े। क्या लूजर है, बस सो सकता है। लेकिन सिर्फ उसका दोस्त जानता था कि जब लू शांग सोता है तो उसे भयानक नाइटमेयर्स आते हैं। जैसे इस बार भी वो कभी पूरी नींद नहीं ले पाया, क्योंकि हर बार वही एक सपना उसे खींच ले जाता। एक जली हुई बंजर जमीन जहां सिर्फ मॉन्स्टर्स भटकते थे। क्लास खत्म होने के बाद वह घर गया। उम्मीद थी थोड़ी नींद मिलेगी, लेकिन वहां उसने अपने माता पिता को देखा, जिन्होंने अपनी आखिरी बचत खर्च करके उसके लिए एक ऐसा पोषण खरीदा था जो उसकी एबिलिटीज बढ़ा सकता था। वो उन्हें निराश नहीं करना चाहता था, इसलिए ट्रेनिंग करने निकल पड़ा। मगर जितनी मेहनत करता, सब बेकार। वो शापित नाइटमेयर्स उसकी थोड़ी सी ताकत भी चूस लेते। थका हारा जब बैठा तो तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ा, और फिर वही सपना। लेकिन इस बार जैसे ही वो पहुंचा, एक भयानक ज़ॉम्बी ने उस पर हमला कर दिया। उसके दांत उसकी गर्दन के करीब पहुंचने ही वाले थे कि लुआंग ने उसे लात मारकर दूर फेंका और एक पत्थर से उसका काम तमाम कर दिया। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी मरे हुए ज़ॉम्बी के शरीर से काला ऊर्जा स्रोत सीधे उसके भीतर बहने लगा। अचानक उसने उस ज़ॉम्बी की सारी यादें देखीं, उसकी जिंदगी, उसकी मौत, और तभी पीछे से दूसरा ज़ॉम्बी उस पर टूट पड़ा। इस बार लुआंग ने बिना सोचे समझे उसे चिथड़ों में बदल दिया। हैरान होकर उसने महसूस किया कि अब उसने सिर्फ यादें ही नहीं, बल्कि उस ज़ॉम्बी की शक्ति भी हासिल कर ली है। और इस नाइटमेयर वर्ल्ड में हर बार जब वो एक ज़ॉम्बी को मारता, तो न केवल उसकी यादें बल्कि उसकी स्किल्स भी अपनी बन जाती। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, ये कोई झूठा सपना नहीं था। ये दुनिया 10,000 साल आगे का भविष्य थी। वहां की बॉडी रिफाइनिंग मेथड्स आज की तुलना में हजारों गुना अधिक उन्नत थीं। लूशन को यकीन ही नहीं हो रहा था। वो सोचने लगा, शायद ये बस सपना है, लेकिन सब कुछ इतना सजीव, इतना असली क्यों लग रहा था। दूसरे ज़ॉम्बी की यादों से उसे एक पास की मिलिट्री बेस का दृश्य दिखा। उसने अंदाजा लगाया कि शायद वो जगह सचमुच इस दुनिया में मौजूद है। अगर वह उसे खोज ले तो इन सपनों के पीछे छिपे सच को जान सकेगा। हैरानी की बात यह थी कि दूसरी बार यादें सोखते वक्त उसे कोई दर्द नहीं हुआ, बल्कि उसकी कॉम्बैट अवेयरनेस बढ़ गई। वह पहले से तेज, पहले से ताकतवर लगने लगा। लेकिन तभी अचानक कोई अनजानी ताकत उस पर गिरी और वो अंधेरे में ढह गया। जब होश आया तो वह अपने घर के कमरे में था। एक जानी पहचानी आवाज ने उसे पुकारा। उसकी छोटी बहन लू शिंघी, जो उसे डिनर के लिए बुला रही थी। दरवाजा खोलते ही उसकी बहन ने उसे डांटा। सोने के बजाय ट्रेनिंग करनी चाहिए थी। लेकिन जब उसने उसका पसीने से भीगा हुआ बदन और उभरते मसल्स देखे तो चौंक गई। तुरंत नजरें फिरकर बोली, खाना ठंडा हो जाएगा। लू उसे जाते हुए देखता रहा। कभी दोनों साथ खेलते थे, पर अब सब बदल चुका था। जब से उसकी बहन ने स्कूल टॉप किया, उसकी एटीट्यूड भी बदल गई। उसकी की ब्लड लेवल परफेक्ट थी और कॉम्बैट एबिलिटी 100 से ऊपर। वो टॉप मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटीज में जाने की राह पर थी। उसके सामने लू खुद को सिर्फ एक निकम्मा भाई मानता था, लेकिन जब उसने आईने में देखा तो चौंक पड़ा। उसका शरीर बदल चुका था। अब वो कमजोर नहीं, बल्कि ऊर्जा से भरा हुआ लग रहा था। उसके सपनों की यादें उतनी ही साफ थीं जैसे अभी अभी हुई हों। उसके मन में सवाल उठा, क्या ये सचमुच संभव है? क्या सपनों के जरिए भी ताकतवर बना जा सकता है? असल दुनिया में जहां वो रहता था, इंसान अलौकिक शक्तियां रखते थे। लगभग 300 साल पहले जब डिमेंशनल क्रैक्स खुले थे तो भयानक मॉन्स्टर्स निकल पड़े। उसी समय इंसानों में भी अजीब शक्तियां जागीं। यही था मार्शल आर्ट्स इरा की शुरुआत। लोग अपने भीतर छिपी ताकत जगाने की कोशिश करने लगे। और अब डिनर टेबल पर बैठा लू माँ का चावल का कटोरा ऐसे खा रहा था जैसे कोई भूखा जानवर, क्योंकि इस बार सब कुछ बदलने वाला था। वह रुक नहीं पाता और बार बार खाने की मांग करता है। कई डिश खत्म करने के बाद भी लू पेट भरा हुआ महसूस करता है, लेकिन समझ नहीं पाता कि इतना क्यों खा रहा है। उसके पिता हंसते हुए कहते हैं कि वे उसे भूखा घर से जाने नहीं देंगे। वे पत्नी से लू के लिए और खाना बनाने को कहते हैं और वादा करते हैं कि कल से उसके लिए कुछ टॉनिक्स भी लाएंगे ताकि वह अपनी सेहत को दोबारा पटरी पर ला सके। चिंगी नाखुश होकर कहती है कि लू अब 18 साल का हो गया है और पिछली बार जब उसका चेकअप हुआ था तो उसका की ब्लड लेवल सिर्फ 0.8 था। पिता गुस्से में उसे टोकते हैं और याद दिलाते हैं कि स्टैंडर्ड मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटीज और एलीट इंस्टीट्यूशंस में जमीन आसमान का फर्क है। वहीं लू अब तक की सारी घटनाओं पर सोचता है। अगर सिर्फ ड्रीमिंग से उसका हेल्थ स्टेटस बढ़ सकता है तो क्या यह सचमुच ड्रीम है या कुछ और? वह तय करता है कि अपनी ताकत को टेस्ट करना होगा। डिनर के बाद लू एक लोकल जूडो क्लब जाता है। उसे याद है कि यह क्लब मास्टर होंगवान चलाते हैं, जिनका परिवार स्पेशलाइज्ड बॉक्सिंग टेक्निक के लिए मशहूर है। यह क्लब बाई सिटी के टॉप 10 मार्शल आर्ट्स मीज में से एक है। मास्टर होंगवान रैंक 4 मार्शल आर्टिस्ट हैं और कॉम्बैट सिस्टम के ब्लैक बेल्ट माने जाते हैं। इस
सिस्टम में रैंक एक मार्शल आर्टिस्ट के पास 1.5 की और 850 कॉम्बैट पावर होती है। रैंक 2 पर यह सीधे 15 की और 1500 कॉम्बैट पावर हो जाती है। रैंक 3 तो और भी पागलपन भरा है, 100 की और 10,000 से ऊपर पावर। रैंक 4 वॉरियर 200 की पार करके 100,000 से ज्यादा कॉम्बैट स्ट्रेंथ दिखा सकते हैं। लू यह स्टीप पावर स्केल सोचकर नर्वस हो जाता है। रैंक एक मार्शल आर्टिस्ट को ही समाज में बहुत रिस्पेक्ट मिलता है और हाईएस्ट टियर वाले तो सुपर ह्यूमन समझे जाते हैं। क्लब के रजिस्ट्रेशन बोर्ड को देखते हुए लू को महंगी ट्यूशन फीस का एहसास होता है। साफ है कि सिर्फ वेल्थी फैमिलीज ही यह ट्रेनिंग अफोर्ड कर सकती हैं। उसे लगता है कि अगर चिंग ही अकेली बेटी होती तो शायद परिवार उसकी एडमिशन का खर्च उठा पाता, लेकिन अब हालत तंग है। तभी रिसेप्शनिस्ट उसे ग्रीट करती है और पूछती है कि क्या वह क्लास रजिस्टर करने आया है। लू कहता है कि वह अपना की पावर और कॉम्बैट स्टेटस चेक करना चाहता है। रिसेप्शनिस्ट समझ जाती है कि यह लड़का शायद किसी रिच बैकग्राउंड से नहीं है, फिर भी वह उसे रूम नंबर 8 भेजती है और बताती है कि वहां एक मशीन है जो स्टैट्स मेजर करती है। लू कॉन्फिडेंट होकर उस रूम में जाता है क्योंकि उसे पहले से सिस्टम का तरीका पता है। मशीन पर हाथ रखते ही हेल्थ स्टेटस दिखाई देता है 0.9। यह रीडिंग देखकर वह हैरान भी होता है और एक्साइटेड भी, क्योंकि उसकी की स्टेटस 0.2 बढ़ गई है और वह भी सिर्फ 1 घंटे की ड्रीम से। लू सोचता है कि शायद वह अब अपनी जीनियस छोटी बहन को कैचअप कर सकता है। अगर यह पैटर्न चलता रहा तो वह मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में काफी आगे जा सकता है। इसके बाद लू कॉम्बैट पावर टेस्ट करता है। वह मशीन पर एक फोकस्ड स्ट्राइक मारता है, ज़ॉम्बीज से अब्सॉर्ब किए बैटल टेक्निक्स चैनल करते हुए। मशीन जोर से वाइब्रेट करती है और स्क्रीन पर कॉम्बैट पावर 113 दिखता है। यह देखकर लू स्टन्ड रह जाता है। की स्टेटस थोड़ा बढ़ा था, लेकिन कॉम्बैट स्ट्रेंथ अचानक आसमान छू रही थी। उसे एहसास होता है कि शायद वह सचमुच मार्शल आर्टिस्ट बनने की राह पर है। वह कैलकुलेट करने लगता है, अगर सिर्फ 1 घंटे की नींद से इतना ग्रोथ हुआ तो 3, 9 या पूरा दिन रात सोने पर क्या होगा। लेकिन रात को लू चाहकर भी सो नहीं पाता। यह उसे फ्रस्ट्रेट करता है। उसे याद है कि पहले वह क्लासेस में आसानी से सो जाता था, तो अब क्यों दिक्कत हो रही है। क्लॉक देखता है, सिर्फ रात के 9 बजे हैं। वह सोचता है शायद अभी सोने का टाइम अर्ली है। खुद को थकाने के लिए वह ट्रेनिंग शुरू करता है। ज़ॉम्बीज की यादों से सीखे टेक्निक्स दोहराता है। बार बार प्रैक्टिस करते हुए उसे साफ नजर आता है कि पहले वह कहाँ गलतियां करता था। ये मेमोरीज उन्हीं टेक्निक्स से भरी हैं जो ज़ॉम्बीज ने जिंदा रहते सीखी होंगी। ट्रेनिंग जारी रखते हुए लू पूरे सीक्वेंस को 200 बार रिपीट करता है, अपनी लिमिट्स तक पुश करता हुआ। लू का ट्रेनिंग धीरे धीरे कुछ और ही दिशा पकड़ रहा था। हर बार स्टैंस दोहराते हुए उसे महसूस हुआ कि ताकत सिर्फ मसल्स में नहीं बढ़ रही, बल्कि अंदर कहीं गहराई में भी कुछ बदल रहा है। ड्रीम्स से मिली एनर्जी और मेमोरीज असल दुनिया में उसकी ग्रोथ पर सीधा असर डाल रही थीं। घंटों की प्रैक्टिस के बाद जब उसका सेशन खत्म हुआ तो शरीर इतनी भूख से कांप रहा था कि खड़ा होना मुश्किल हो गया। अब उसकी बॉडी ज्यादा फ्यूल मांग रही थी। सिर्फ नॉर्मल खाना काफी नहीं था। उसे हर्ब्स या सप्लीमेंट्स चाहिए थे, लेकिन फैमिली की हालत ऐसी नहीं थी कि वह अफोर्ड कर पाए। लू ने तय किया कि अब उसे खुद कमाई का रास्ता ढूंढना होगा। स्कॉलरशिप्स और स्कूल रिवॉर्ड्स ही उसका पहला टारगेट बने। अगले दिन जिम के लॉकर रूम में मिंग गुस्से से टीचर की सुस्ती को कोस रहा था कि अभी तक उनके पेपर्स चेक भी नहीं हुए। लेकिन जैसे ही उसकी नजर लू पर पड़ी, उसकी आंखें फैल गईं। लू का शरीर अब बदला हुआ था। क्लियरली डिफाइंड एब्स, एक ऐसी फिजिक जिसे कुछ ही दिनों में पाना नामुमकिन था। मिंग हैरानी से हंसते हुए बोला, तूने ये बॉडी लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए बनाई है ना? कॉम्बैट के लिए कोई इतना नहीं चलता। लू बस हल्की मुस्कान के साथ बोला कि एग्जाम्स पर फोकस कर और सबको अपने इरादे खुद तय करने दो। दोनों हंसते बोलते हॉल की ओर बढ़े, जहां लाइव कॉम्बैट की क्लास शुरू हो चुकी थी। मार्शल आर्ट्स हॉल में इंस्ट्रक्टर जैंग अपनी काल्म मगर तेज आवाज में टेक्निक्स समझा रहे थे। मिंग ने लू के कान में कहा कि जोंग रैंक 2 मार्शल आर्टिस्ट है और बैटलफील्ड पर असली बीस्ट से लड़ चुका है। उसके चेहरे और हाथों के जख्म उसी के सबूत हैं। लू ने चुपचाप टेक्निक्स ऑब्जर्व की। बाकी क्लास उन्हें समझने में जूझ रही थी, लेकिन लू को उनमें छिपी कमजोरियां और फ्लो पहले ही साफ दिख रहे थे। ज़ॉम्बीज से मिली मेमोरीज ने उसे वो विजन दिया था जो बाकियों के लिए नामुमकिन था। सेशन के अंत में जैंग ने यंग ईफी को बुलाया डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। लड़कियों की फुसफुसाहट क्लासरूम भर गई। उसकी गुड लुक्स, कॉन्फिडेंट चाल और 1.2 की बढ़ाने वाली प्रीमियम पिल
उसे बाकियों से अलग ऑरा देती थी। एफे जब जांग के साथ स्पारिंग करने लगा तो पूरा क्लास उसका फैन सा हो गया। मिंग का मन बैठ गया। उसे लगा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स कभी उसके सामने नहीं टिक सकते। लू भी एक पल के लिए अपने पुराने दिनों को याद करने लगा, जब उसे लगता था कि किसी रिच और टैलेंटेड लड़के के सामने उसकी कोई जगह नहीं। मगर अब उसकी आंखों में अलग चमक थी। अब मैं ऑर्डिनरी नहीं रहा। स्पारिंग खत्म होने के बाद इंस्ट्रक्टर जांग ने एफी को गाइड किया कि उसकी बैलेंस में अभी भी दिक्कत है, लेकिन अगर मेहनत जारी रखी तो उसका फ्यूचर उज्जवल है। एफी ने पोलाइट होकर धन्यवाद कहा, मगर मन ही मन उसने इंस्ट्रक्टर को नजरअंदाज कर दिया। एलीट फैमिली का लड़का था, उसे लगता था उसकी राह पहले ही तय है। जब जांग ने पूछा कि एफी के साथ स्पार करने के लिए कौन आगे आएगा तो हॉल में सन्नाटा फैल गया। मिंग बड़बड़ाया, ये सब सेटअप है, कोई इसके सामने नहीं खड़ा हो सकता। बाकियों ने निगाहें झुका लीं। जांग का चेहरा सख्त हो गया। वह जानता था कि ये डर हर बार सामने आता है, बिना चैलेंज के कैसे सिखाए। उसकी नजर अचानक लू पर पड़ी। उस स्टेडी गेज, काल्म पोस्चर और भीतर की ताकत को देख उसका दिल चौंक गया। उसने आवाज लगाई, लू तुम आओ। लू बिना जरा सी झिझक के आगे बढ़ा तो हॉल में सरगोशियां गूंज उठीं। मास्टर जांग की आंखों में हैरत थी। अब तक मैंने इस लड़के को कैसे नजरअंदाज कर दिया। मिंग घबराकर दोस्त को रोकना चाहता था। पागल है क्या, एग्जाम से ठीक पहले चोट खा लेगा। मगर लू ने बस हल्की मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत कर, मैंने काफी ट्रेनिंग की है। उसकी चाल में एक अजीब सी निश्चिंतता थी। जांग ने क्लास को चेताया कि स्पारिंग सिर्फ 10 मिनट चलेगी और किसी को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। लू और एफी आमने सामने खड़े हुए। इंस्ट्रक्टर ने मैच शुरू करने का इशारा किया। एफे मुस्कुराते हुए वार्निंग्स देने लगा। फॉल गलत तरह से ब्रेक किया तो हाथ टूट जाएगा, जॉइंट्स दबे तो बचना मुश्किल है, गार्ड अपने कोर और सिर पर रखो। उसके शब्दों में सुपीरियॉरिटी टपक रही थी। वहीं लू चुपचाप स्टैंस में खड़ा रहा, सांस स्टेडी, आंखें ओपोनेंट पर टिके हुए। जैसे ही सिग्नल मिला, एफी ने बिजली सी तेजी से हमला बोला। उसका प्लान साफ था, डिस्टेंस कंट्रोल, गार्ड टूटते ही प्रेशर बनाओ और फिर फिनिशिंग स्ट्राइक। क्लास को लगा मैच एक तरफा होगा, लेकिन अगले ही पल हॉल में सन्नाटा छा गया। लू ने एफर्टलेसली डॉज किया और काउंटर पंच मारा। इम्पैक्ट इतना भारी था कि एफी हवा में उछलकर दूर जा गिरा, बेहोश। पूरी क्लास जम गई। मास्टर दौड़कर पहुंचे और मेडिकल टीम बुलवाई। लू खुद भी हक्का बक्का था। मैंने इतना जोर से मारने का इरादा नहीं किया। मास्टर ने गंभीरता से कहा, ट्रेनिंग में चोटें लगना कॉमन है, घबराओ मत, इंजरी सीरियस नहीं है। फिर उन्होंने लू को ऑफिस बुलाया। रास्ते में लू ने मिंग को आवाज दी कि अगली क्लास के टीचर को खबर दे दे, मगर पीछे स्टूडेंट्स फुसफुसा रहे थे। एफी की 1.2 की थी, फिर भी वो एक पंच में गिर गया। लू में इतनी ताकत आई कहां से? ऑफिस में बैठते ही लू की नजर एक छोटे पेड़ पर गई। उसने कहा, सर ये आपका हॉबी है? मास्टर हल्का सा मुस्कुराया। हर किसी के अपने सीक्रेट्स होते हैं लू, जैसे तुम्हारा। फिर अचानक उनकी आवाज कठोर हो गई। सच बताओ, क्या तुमने बैंड एनहांसर्स लिए हैं? ये स्कूल में स्ट्रिक्ट बैन है, पकड़े गए तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत भारी होंगे। लू का चेहरा उतर गया। उसने पैनिक में कहा, नहीं सर, मैं कसम खाता हूं, मैंने कभी कुछ इलीगल नहीं लिया। मास्टर ने एक चमकता हुआ ऑर्ब निकाला और बोला, ठीक है, तुम्हारी बात सच है या नहीं ये तुरंत पता चल जाएगा, हाथ रखो। लू ने बिना झिझक ऑर्ब को छुआ। अगले ही पल ऑर्ब भी तेज रोशनी से चमक उठा। नंबर्स उभरकर सामने आए। की स्टेटस 1.5। मास्टर की आंखें फैल गईं। ये तो ऑफिशियल मार्शल आर्टिस्ट का लेवल है और यह लड़का सिर्फ 18 साल का है। स्कूल के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। लू आगे बढ़ा और ताकत जांचने वाली मशीन पर मुक्का मारा। मशीन उड़कर एक पेड़ को तोड़ती हुई दीवार से जा टकराई। मास्टर अपने टूटे पेड़ को देखकर आंसू रोक न पाए। घबराया लू तुरंत दौड़ा और डिवाइस को दीवार से खींच निकाला। बार बार माफी मांगने लगा कि ये जानबूझकर नहीं हुआ, लेकिन मास्टर घुटनों के बल बैठा पेड़ को थामे रहा। उसके दिमाग में बस एक ही बात गूंज रही थी, ये मशीन स्टूडेंट लेवल के लिए बनी है और एंट्री लेवल मार्शल आर्टिस्ट तक की ताकत सह सकती है। लेकिन लू ने उसे ऐसे तोड़ा मानो उसकी शक्ति रैंक 1 मार्शल आर्टिस्ट से भी ऊपर हो। अब दोनों आमने सामने बैठे। मास्टर ने गहरी नजर से पूछा, तुम्हारा आखिरी की स्टेटस कितना था? लू ने जवाब दिया, 0.8। आधा महीना पहले जब मुझे नया असाइनमेंट मिला था। ये सुन मास्टर का चेहरा बदल गया। आधे महीने में उसका स्टेटस दोगुना होकर मार्शल आर्टिस्ट लेवल से भी ऊपर पहुंच गया था। मास्टर को शक हुआ कि शायद वह किसी नोबल फैमिली से है या किसी ग्रैंड मास्टर का शिष्य, लेकिन लू ने साफ कहा, मैं ऑर्डिनरी फैमिली से हूं, मेरे पास कोई एलीट टीचर नहीं, मेरी ग्रोथ एक सीक्रेट है जो मैं बता नहीं सकता। मास्टर चुप हो गया। आधे महीने में इस लड़के ने वो हासिल किया जो दूसरों को सालों लगते हैं। उसकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ रैंक 1 मार्शल आर्टिस्ट से भी कहीं ऊपर थी। मास्टर ने अपने अतीत को याद किया, स्कूल में अच्छे रिजल्ट्स, सालों की ट्रेनिंग, फिर जाकर रैंक 2 मार्शल आर्टिस्ट बन सका और आर्मी में जगह मिली।
लेकिन बैटलफील्ड पर उसे असली डर का सामना हुआ। मॉन्स्टर के सामने इंसान की औकात कीड़े मकोड़े जैसी है। सिर्फ वही लोग बच पाते हैं जिनकी ताकत मानवीय सीमा से परे होती है। ऐसे लोग एलीट ग्रुप्स में जाते हैं और उन्हें भी लोग मॉन्स्टर कहने लगते हैं। गहरी सांस लेकर मास्टर ने सच्चाई मान ली। अब वह समझ गया कि लू इस स्कूल के गिफ्टेड क्लास में जगह पाने का हकदार है। लू ने शांति से कहा, मैं अपने क्लास में ही ठीक हूँ। असली ताकत मुझे मेरे ड्रीम से मिलेगी, मुझे क्लास की जरूरत नहीं। मास्टर उसके टैलेंट को पहचान चुका था। उसने कहा, स्कूल तुम्हें हर सपोर्ट देगा, ट्रेनिंग में दिक्कत आए तो कहना। लू ने 2 रिक्वेस्ट्स रखी, एक मार्शल आर्ट्स स्कॉलरशिप की और दूसरी स्कूल से थोड़ा ज्यादा टाइम ऑफ लेने की। मास्टर ने तुरंत हामी भरी। उसे लगा शायद पैसों की परेशानी है। उसने वादा किया कि वह डीन से बात करेगा और स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन 2 दिन में पूरी करवा देगा। मास्टर ने लू को एक कार्ड थमा दिया और कहा, फिलहाल इसे रख लो, बाद में लौटा देना। लू चौंक पड़ा। यह मार्शल आर्ट्स ब्लैक कार्ड था जिसमें कम से कम 1 लाख करेंसी होती है। उसने आभार जताया। मास्टर ने सिर्फ इतना कहा, मेहनत करते रहो, तुम्हारी सक्सेस स्कूल की शान बनेगी। लू के जाते ही मास्टर ने मेज पर हाथ पटका और जोश में बोला, ये लड़का हीरा है, हमें इसे छुपाकर रखना होगा। शायद यही हमारा सीक्रेट वेपन बने, वह जगह झेल पाने वाला। उधर स्कूल की क्लासेस के बाद मार्केट प्लेस में भीड़ जमा थी। एक शॉप एम्प्लॉई जोर शोर से नया सप्लीमेंट बेच रहा था, ऑर्किड हार्ट, जिसे मेडिकल हॉल ने फीमेल मार्शल आर्टिस्ट के लिए स्पेशली डेवलप किया था। इसका असर तब होता है जब यूजर का की स्टेटस 0.8 पहुंच जाए और वहां से ग्रोथ और तेज हो जाती है। प्राइस था 30,000। फिर भी एक कस्टमर ने उत्साहित होकर उसे खरीद लिया। लू जैसे ही मार्केट प्लेस में चलता है, उसकी नजर उसी कस्टमर पर पड़ती है जिसने अभी टॉनिक खरीदा था। महिला अपनी बेटी को याद दिलाती है कि चूंकि यह इतना महंगा है, उसे ट्रेनिंग और भी मेहनत से करनी होगी ताकि इसका पूरा फायदा उठा सके। लड़की मुस्कुराती है और कहती है कि उसने समझ लिया, अगली परीक्षा में वह फर्स्ट प्लेस लेगी। यह सुन लू को हकीकत का सामना करना पड़ता है। 30,000 का टॉनिक, दिन रात मेहनत करके भी इतनी राशि कमाना उसके लिए असंभव है। माता पिता शायद थोड़ी मदद कर सकते हैं, लेकिन इतना काफी नहीं होगा। टॉप मार्शल आर्टिस्ट्स बड़े पैसे कमाते हैं और न्यूट्रिशन पर और भी ज्यादा खर्च करते हैं, लेकिन उसके जैसे बच्चों के लिए तो बस जीना ही मुश्किल है। लू की सोच चिंगी पर जाती है। वह सच में एक जीनियस है जो अपना भविष्य बदल सकती है, और फिर भी वह जो थोड़ा है वह उसके साथ शेयर करती है। अपने अंदर लू स्वीकार करता है कि वह अभी उसके स्तर से बहुत दूर है और उसने अपना डेस्टिनी बदलने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए हैं। सोचते सोचते उसने 2 छात्रों को पीसी गेम्स के बारे में बात करते देखा और उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आ गई। वह महसूस करता है कि उसने मार्शल आर्ट्स की पूरी दुनिया का सिर्फ झलक देखा है, जबकि उसने समय सिर्फ गेम्स खेलकर बर्बाद किया। अंदर से हमेशा ऐसा लगता था कि वह पुराने जीवन में फंसा हुआ था, फिश टैंक में बंद, सेफ्टी से चिपका और दुनिया की हार्श रियलिटी का सामना करने से डरता। लेकिन अब कुछ बदल गया। उसने उस टैंक की सतह तोड़ दी और बाहर निकलकर वास्तविकता का सामना किया। पहली बार वह असली दुनिया को देखता है और अपना फेट बदलने का निर्णय लेता है। आगे क्या होगा यह वह नहीं जानता, लेकिन एक चीज तय है, अब गलत निर्णय का कोई विकल्प नहीं है। अचानक उसके शरीर में ऊर्जा की लहर दौड़ती है। उसे एहसास होता है कि उसके सपनों में लड़े गए मॉन्स्टर्स की सभी मेमोरीज अब उसके भीतर मर्ज हो रही हैं। यह अनएक्सपेक्टेड फ्यूजन उसे अवेयर कराती है कि उसकी फाइटिंग टेक्निक्स काफी इंप्रूव हो गई हैं। चलते हुए वह सोचता है कि उसने मार्शल आर्ट्स की दुनिया में एक और कदम रखा है। चुपचाप वह अपनी माँ, पिता और चिंगी से वादा करता है कि वह लगातार मजबूत होगा और वही हासिल करेगा जिसकी वह सच में चाहत रखता है। कुछ समय बाद लू फिर एक सपने में होता है। इस बार एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक करता है, लेकिन वह तुरंत मार्शल आर्ट्स टेक्निक से स्ट्राइक को डिफ्लेक्ट करता है और सिंगल पंच में उसे गिरा देता है। ज़ॉम्बी की मूवमेंट्स देखकर वह अंदाजा लगाता है कि यह पहले जीवन में मार्शल आर्टिस्ट रहा होगा, क्योंकि अनडेथ में भी यह काउंटर अटैक टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहा है। जल्द ही ज़ॉम्बी की मेमोरीज उसके दिमाग में इंटीग्रेट हो जाती हैं और वह समझता है कि एक बेस नियर बाय है। उसे अंदाजा होता है बेस के आसपास उन्हें होना चाहिए था। आगे बढ़ते हुए 2 और ज़ॉम्बीज अप्रोच करते हैं। लू बिना हेजिटेशन के चार्ज करता है और दोनों को एलिमिनेट कर देता है। फिर वह बेस को दूर से देखता है और सोचता है कि आखिरकार पहुंच गया। बेस नंबर 1359। जब वह बेस वॉल तक पहुंचता है, उसे मैसिव क्रैक्स दिखाई देती हैं। यह टूट चुका है और उसकी शेयर साइज और इंट्रिकेट डिजाइन देखकर लू अस्टॉनिश्ड है। यह सिर्फ बेस नहीं बल्कि एक पूरी सिटी जैसा लगता है। उसे अजीब सा लगता है कि यहाँ कुछ असामान्य हुआ है।
वॉल पर चढ़ते हुए वह देखता है कि इसकी थिकनेस लगभग 20 मीटर है। लड़के के लिए यह कल्पना करना मुश्किल है कि ऐसी मजबूत संरचना को कौन सी लड़ाई तोड़ सकती है। इतनी वेल फोर्टिफाइड और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड बेस का डिस्ट्रक्शन उसे स्टन्ड कर देता है। यह उसके अपने वर्ल्ड की किसी चीज से कहीं ज्यादा एडवांस्ड है। विचार आता है, अगर इतनी शक्तिशाली सिविलाइजेशन मॉन्स्टर्स को रोक नहीं पाई तो भविष्य में लोगों की उम्मीद क्या रहेगी। बेस का सर्वे करते हुए उसकी नजर डैमेज्ड हेडक्वार्टर्स बिल्डिंग पर पड़ती है। लू जब बिल्डिंग को एग्जामिन करता है उसे एक ह्यूमनॉइड फिगर दिखाई देता है। पहली नजर में यह ज़ॉम्बी लगता है, लेकिन जैसे ही क्रीचर एक वेव ऑफ पावर रिलीज करता है, लू दूर से ही महसूस कर लेता है। एक सर्ज ऑफ फियर उसके शरीर में दौड़ती है और वह पैनिक में जमीन पर गिर जाता है। यह शॉक वेव ऑर्डिनरी नहीं है, यह साइकिक फोर्स से रेडिएट करती है। ऊर्जा की इंटेंसिटी उसे डराती है। लू तुरंत समझ जाता है कि यह जगह उसकी करंट एबिलिटीज से काफी ऊपर है, इसीलिए वह डिसाइड करता है कि अभी के लिए यहीं से वापस जाना बेहतर है। लू फिर अपना फोकस बदलता है और दूसरी एरिया एक्सप्लोर करने के लिए तैयार होता है। लू पास की ओर ज़ॉम्बीज को कम खतरनाक पाता है। एक छलांग लगाते हुए वह एक अलग बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है और अंदर स्लिप कर जाता है। यह एक स्टैंडर्ड अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स लगता है। यहाँ कोई ज़ॉम्बी का निशान नहीं है। चलते चलते उसकी नजर एक चम्मच पर पड़ती है और वह सोचता है कि शायद रेजिडेंट्स ने इसे डिजास्टर से पहले मील्स के लिए इस्तेमाल किया था। बाहर के रुइन के बावजूद दरवाजे और खिड़कियां इंटैक्ट हैं। ऐसा लगता है कि वायरस ने लोगों को ज़ॉम्बीज में बदल दिया, फिजिकल डिस्ट्रक्शन ने नहीं। इसी समय उसकी नजर एक अजीब डिवाइस पर पड़ती है जो पास की सरफेस पर रखा हुआ है। इंट्यूशन के साथ वह इसे एक्टिवेट करता है। अचानक डिजिटल इंटरफेस फ्लिकर करता है और उसे हेवनली लॉ की टेक्नोलॉजी में वेलकम करता है। लू दंग रह जाता है। यह एक इंस्टाबाई का होलोग्राम जैसा लगता है, लेकिन बेहद रियल महसूस होता है। फिर वह कुछ चौंकाने वाला देखता है। एआई उसकी भाषा में बोलती है। इससे उसे लगता है कि डिवाइस में बिल्ट इन ऑटो ट्रांसलेटर है जो उसे उसके डायलेक्ट में कम्युनिकेट करने देता है। एआई खुद को हेवनली लॉज टेक्नोलॉजी की 16th जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में इंट्रोड्यूस करती है, जो बेस 1359 के नेटवर्क सिस्टम्स मैनेज करती है। लू स्टन्ड है। इस कैलिबर की एआई स्पष्ट रूप से अत्याधुनिक सिविलाइजेशन से आती है। लू सोचता है कि क्या यह उसे कोई रीसेंट रिपोर्ट्स दे सकती है। एआई तुरंत अपनी इंटरनल डेटाबेस प्रोसेस करती है और रेलेवेंट डेटा ढूंढने लगती है। कुछ ही मोमेंट्स में वह जानकारी डिजिटल बुक के रूप में लू को देती है। डेटाबेस में मार्शल अलायंस वर्ल्ड का इतिहास है, जिसमें 13 मार्शल आर्टिस्ट्स को 10th रैंक तक पहुंचने का विवरण है। साथ ही बेस से जुड़ी कई अन्य क्रिटिकल जानकारी भी है। लू इसे पढ़ते हुए एंग्जाइटी महसूस करता है। 10th रैंक्ड मार्शल आर्टिस्ट का अस्तित्व उसे शॉक करता है। उसे एहसास होता है कि रैंकिंग सिस्टम उसके अपने वर्ल्ड जैसा है, लेकिन यहाँ लेवल्स उसकी कल्पना से कहीं आगे हैं। जैसे जैसे वह और पेजेस फ्लिप करता है, एआई एक स्क्रीन खोलती है और मॉन्स्टर्स के कारण हुए डिस्ट्रक्शन दिखाती है। वीडियो में मॉन्स्टर्स बेस में मैसिव नंबर्स में प्रवेश कर रहे हैं और सब कुछ तबाह कर रहे हैं। लू नर्वस स्वेट में डूब जाता है। यह वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स और एडवांस टेक्नोलॉजी दोनों में एक्सट्रीम हाइट्स पर विकसित है। रैंक 10 के पावर हाउसेस यहाँ मौजूद हैं और सिटीज टावरिंग फोर्टिफाइड वॉल्स से प्रोटेक्टेड हैं। फिर भी इतनी डिफेंसेस के बावजूद लोग मॉन्स्ट्रस इन्वेजन रोक नहीं पाते। लू एआई कंप्यूटर से पता लगाता है कि जैसे ही लोगों ने महसूस किया कि वे मॉन्स्टर्स को रोक नहीं सकते, उन्होंने अपने घर छोड़ दिए और स्पेस में एस्केप कर गए एक हैबिटेबल प्लैनेट खोजने के लिए। उसी दिन पूरी सिविलाइजेशन कोलैप्स हो गई। तब से इस जगह से कोई सिग्नल या संकेत नहीं मिला। लू इस स्थिति पर विचार करता है और महसूस करता है कि जब डिस्ट्रक्शन डेस्टिनी में लिखा हो, उसे बदलना असंभव है। यह सिविलाइजेशन अत्यंत एडवांस थी, फिर भी वह सरवाइव नहीं कर सकी। यह विचार उसके मन पर भारी पड़ता है। वह पास की काउच पर बैठकर ओवरवेल्म्ड हो जाता है और एआई से कहता है कि उसे इस वर्ल्ड का हिस्ट्री दिखाए। एआई आर्काइव से डेटा रिट्रीव करना शुरू करती है। लू इसे ऑब्जर्व करते हुए अनईजी महसूस करता है। यह कभी पावरफुल सिविलाइजेशन भी गिर गई और उसे एहसास होता है कि उसे इसका इतिहास सीखना होगा। शायद यह नॉलेज उसके अपने फेट को बदलने में मदद कर सके। लू रिकॉर्ड्स पढ़ना शुरू करता है, जिसका शीर्षक है फर्स्ट ईयर ऑफ द मार्शल आर्ट्स इरा। इसमें मॉन्स्टर्स के आगमन और कई स्ट्रेंज क्रीचर्स की दुनिया में एंट्री का विवरण है। ये इवेंट ईयर 34 में होता है, जब एंशिएंट डैगर किंगडम में पहला मार्शल आर्टिस्ट पजेसिंग इनर की पैदा होता है।
उसी वर्ष वन मार्शल अलायंस भी फाउंडेड हुआ। लू पढ़ते पढ़ते कोल्ड रियलाइजेशन महसूस करता है, यह किसी एलियन वर्ल्ड का इतिहास नहीं है, यह उसके अपने वर्ल्ड से मेल खाता है। एआई की भाषा भी उनकी जैसी ही है। मार्शल आर्ट रैंकिंग सिस्टम आइडेंटिकल है। धीरे धीरे वह समझता है कि डिस्ट्रक्शन जो उसने देखा शायद किसी और वर्ल्ड का नहीं है, यह उनके अपने प्लेनेट का विजन हो सकता है, 10,000 साल बाद का। लू रैशनलाइज करने की कोशिश करता है, शायद यह केवल कोइंसिडेंस है, शायद पैरेलल यूनिवर्स है। क्लैरिटी खोजने के लिए लू खड़ा होता है और अपनी पर्सनल डिटेल्स के बारे में जानकारी मांगता है। एआई सर्च करती है और लू के नाम के रिकॉर्ड को पुल करती है। जैसे ही प्रोफाइल लोड होती है, लू उसे घूरता है। यह उसका अपना प्रोफाइल है। डेटा के अनुसार वह ईयर 325 में पैदा हुआ और केवल 28 वर्ष जी पाएगा, सिर्फ एक ऑर्डिनरी सिटीजन। यह खबर लू पर गहरा प्रभाव डालती है। वह तुरंत एआई से 299 वर्ष में चिंग ही नाम की किसी व्यक्ति की तलाश करने को कहता है। एआई स्कैन शुरू करता है, लेकिन अचानक एरर दिखाता है कि उसके पास पर्याप्त अधिकार नहीं है। फिर एआई कहती है कि पहले उसे रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करने के लिए रक्त का नमूना चाहिए। लू सोचता है कि रक्त का नमूना रजिस्ट्रेशन में कैसे इस्तेमाल हो सकता है। प्रतिक्रिया देने से पहले ही एआई उसके अंगुली को काटकर नमूना ले लेती है। जैसे ही नमूना इकट्ठा होता है, वह उसका विश्लेषण शुरू कर देती है और लू बेसब्री से इंतजार करता है। अचानक एआई में गड़बड़ी शुरू हो जाती है। लू को कुछ अजीब लगता है, खासकर जब एआई कहती है कि रक्त का नमूना प्रोसेस होकर बेस 359 से कनेक्ट हो गया। फिर वह जोड़ती है कि रेवोल्यूशन प्लांट सक्रिय हो गया है। लू स्तब्ध रह जाता है और सोचता है कि क्या यह वही योजना हो सकती है जो कुछ लोग पृथ्वी छोड़कर किसी अन्य ग्रह पर गए थे। इसी दौरान स्क्रीन पर लू की पूरी बायोडेटा प्रोफाइल आ जाती है। उसे देखकर कंफ्यूजन फैल जाता है। प्रोफाइल की तस्वीर अजनबी सी लगती है और भविष्य भी बदल गया दिखता है। सत्यापित करने के लिए वह अपनी शिक्षा और करियर को याद करता है। स्कूल में उसके अंक शानदार थे। बीही एकेडमी से आउटर सिटी में 23वें रैंक के साथ ग्रेजुएट हुआ और फिर बीही की मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। स्नातक होने के बाद उसने 3 साल सेना में सेवा की। इस दौरान दक्षिणी क्षेत्र में युद्ध हुआ और वह युद्ध में मारा गया। मृत्यु के समय उसकी उम्र 37 वर्ष थी और वह अविवाहित था। वह लेफ्टिनेंट था और इसके अलावा किसी बड़ी उपलब्धि में योगदान नहीं दिया। यह सब जानकर लू और अधिक अस्थिर महसूस करता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि जैसे ही वह मजबूत हुआ, उसका भविष्य बदल गया। लू नोटिस करता है कि 18 वर्ष की उम्र तक का डेटा वही है, जिसमें परीक्षा से पहले की स्ट्रेंथ बूस्ट भी शामिल है, लेकिन वह जानता है कि उसे डेटाबेस में जीनियस नहीं माना गया, क्योंकि वहां पहले से ही कई एक्सेप्शनल टैलेंट्स मौजूद थे। उसकी पर्सनल रिकॉर्ड्स में भी कई फ्लॉज हैं। उस समय उसका की लेवल सिर्फ 2 था और बैटल स्ट्रेंथ 257 थी, लेकिन लू जानता है कि अपने ड्रीम वर्ल्ड का उपयोग करके वह इन स्टैट्स तक सामान्य ट्रेनिंग से कहीं तेजी से पहुंच सकता है। वह 23वें स्थान पर संतुष्ट नहीं होगा। उसे पता है कि उसे सबसे ऊपर होना चाहिए और उसका भविष्य सीमित नहीं होना चाहिए। यदि वह और मजबूत होता है तो वह ह्यूमैनिटी को धमकी देने वाले विनाश को रोक सकता है। सुबह उठते ही लू अपने परिवार के साथ नाश्ता करने जाता है। उसकी माँ ध्यान देती हैं और पूछती हैं कि वह स्कूल यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहन रहा। लू बस कहता है कि उसके टीचर ने अब से घर से पढ़ाई करने को कहा है, क्लास में जाने की जरूरत नहीं। यह उसकी बहन को अजीब लगता है। वह सोचती है कि स्कूल में सेल्फ स्टडी कब से शुरू हुआ और उसने इसके बारे में क्यों नहीं सुना। लू अपना नाश्ता खत्म करता है और प्रशिक्षण के लिए निकल जाता है। उसकी माँ शुभकामनाएं देती हैं, लेकिन बहन ध्यान देती है कि वह हर दिन कितना बदल रहा है। वह कमजोर, क्लूलेस लड़का नहीं रहा। जैसे ही लू अपने कमरे में लौटता है, उसका फोन बजता है। कॉल मास्टर जैंग का होता है। वह लू को बताता है कि उसका स्कॉलरशिप पैसा आ गया है और वह इसे दोपहर में स्कूल से लेने आए। लू सहमति देता है, लेकिन जल्दी से चैट खत्म कर देता है, यह कहते हुए कि जब मास्टर जांग उसके स्कूल न जाने के बारे में पूछेंगे, उसके पास समय नहीं है। लू अंदर ही अंदर जानता है कि उसके पास ज्यादा सोचने का लग्जरी नहीं है। वह तय करता है कि वह अपनी शक्ति को सबसे ऊंचे स्तर तक ले जाएगा और अपनी प्रगति दिखाकर सभी को चौंका देगा। वह उम्मीद करता है कि इससे वह और रिसोर्सेज आकर्षित कर सके और भविष्य बदल सके। बाद में वह फिर से अपने ड्रीम में प्रवेश करता है, जहां वह एआई के साथ होता है। वह एआई को डेटाबेस तक पहुंचने और सभी कल्टीवेशन मेथड्स और मार्शल आर्ट्स नोट्स खोजने की अनुमति देता है। एआई डेटाबेस स्कैन करना शुरू करती है और जल्द ही सर्च पूरी होती है, जो 465,000 परिणाम लौटाती है। लू क्षण भर के लिए घबरा जाता है। इतनी बड़ी संख्या देखकर वह स्तब्ध हो जाता है।
फिर ध्यान केंद्रित करता है और सिस्टम को कहता है कि रैंक 1 मार्शल आर्टिस्ट के लिए सबसे उपयुक्त और शक्तिशाली तकनीक खोजी जाए। एआई डेटा को फिल्टर करती है, 34,000 प्रासंगिक परिणामों तक संकुचित करती है और फिर पावर इम्पैक्ट के आधार पर और रिफाइनमेंट करके 3 टॉप टियर टेक्निक्स अलग करती है। लू पसीना पोंछता है। ये 10,000 वर्षों में विकसित 3 शीर्ष तकनीकें हैं। पहली है स्टार बॉडी रिफाइनमेंट, जिसे वोंग हाई ने बनाया, जो एक रैंक 11 पावर हाउस है। दूसरी तकनीक है नेचुरल ब्रीदिंग, जिसे यांग यी ने विकसित किया और यह भी रैंक 11 की है। तीसरी तकनीक है क्रिस्टल विजुअलाइजेशन टेक्निक, जिसे ड्वान यी फांग ने बनाया, एक और रैंक 11 पावर हाउस। लू इससे पूरी तरह ओवरवेल्म्ड हो जाता है। इन सभी क्रिएटर्स का स्तर रैंक 11 है, जो आधुनिक युग में सुनने में भी नहीं आता, जहां सबसे मजबूत मार्शल आर्टिस्ट्स मुश्किल से रैंक 9 तक पहुंच पाते हैं। हालांकि ये केवल एंट्री लेवल तकनीकें हैं, फिर भी इनका डॉक्यूमेंटेशन अधूरा है। लेकिन इनकी प्रकृति किसी भी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट बेस्ड कल्टीवेशन मेथड से अलग और अनूठी है। लू को शक होने लगता है कि 1 मार्शल अलायंस के महान पावर हाउस भविष्य को जानकर भी इसे बदलना नहीं चाहते थे। इसके बजाय उन्होंने अपनी लाइफ एसेंस पीछे छोड़ दी, नॉट एज सैल्वेशन बल्कि ज्ञान के बीज के रूप में। उनकी उम्मीद थी कि कोई एक दिन इस योजना को आगे बढ़ाएगा, लेकिन लू जानता है कि वह भविष्य से नहीं, अतीत से आया है। इस रियलाइजेशन से प्रेरित होकर वह अपनी ट्रेनिंग शुरू करता है। वह स्टार बॉडी रिफाइनमेंट टेक्निक का अभ्यास शुरू करता है, पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ। उसके मन में यह स्पष्ट होता है कि अब एकाग्रता का समय है। उसे अपने विचारों को तेज करना है और आने वाले ट्रांसफॉर्मेशन को अपनाना है। लू इस समय अपनी की और ब्लड रिफाइनिंग प्रक्रिया में है, जो उसके शारीरिक शरीर पर भारी दबाव डालती है। उसका लक्ष्य है कि वह इस रिफाइंड एनर्जी को अपने हृदय और मन के हर सेल में प्रवाहित करे, ताकि हर हिस्सा स्टार्स की एसेंस को अब्सॉर्ब कर सके। वह अपने फिजिकल फॉर्म को सेलेस्टियल गैलेक्सी में बदलने और अंततः अपने इनर बॉडी को लिमिटलेस पोटेंशियल वाले अनस्टार्ड फील्ड में एलिवेट करने का प्रयास करता है। लू को याद आता है कि पहले के बॉडी रिफाइनिंग प्रयासों का प्रभाव केवल मामूली था, लेकिन यह नई स्टार बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक बहुत गहरा असर डाल रही है। उसे एहसास होता है कि फिलहाल वह अकेला ही यह रेयर तकनीक अभ्यास कर रहा है, इसलिए इसे गहराई से समझना और भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद लू अपना ध्यान नेचुरल ब्रीदिंग टेक्निक की मास्टरी पर केंद्रित करता है। जैसे ही वह एक्सहेल्स करता है, आग उसके मुंह से निकलती है, फिर अगले सांस में उसे वापस खींच लेता है। एक क्षण बाद वह अपनी आंखें खोलता है और जो महसूस करता है उससे चौंक जाता है। भीतर अनगिनत आगें जल उठी हों। उसका रक्त गर्मी से उबल रहा लगता है और यह केवल ब्रीदिंग टेक्निक का पहला चरण है। इसके कई और स्तर हैं, हर एक अलग एलिमेंटल फोर्स से जुड़ा हुआ। इस संभावना से उत्साहित होकर लू अगली तकनीक विजुअल क्रिस्टल टेक्निक पर ध्यान देता है। यह मन को शुद्ध करने पर केंद्रित है और एक ऐसा स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट डिसिप्लिन है जिसे प्रोफाउंड पावर के लिए जाना जाता है। वह सोचता है कि स्पिरिचुअल पावर वास्तव में क्या है। मार्शल आर्ट्स में मास्टरी हासिल करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक हो सकता है, इसलिए वह इसे आजमाने का निर्णय करता है। अभ्यास के दौरान अंततः वह अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि उसकी आत्मा उसके शरीर के बाहर तैर रही है। यह दृश्य उसे झकझोर देता है। वह सोचता है कि क्या यह किसी माइंडस्केप का हिस्सा है, लेकिन जल्द ही उसे समझ आता है कि स्पिरिचुअल पावर मार्शल आर्ट्स में क्रिटिकल है। यह किसी को बिना डिस्ट्रैक्शन के मजबूत होने की क्षमता देता है, और चाहे वह कॉम्बैट रेडीनेस के लिए हो या पीसफुल कल्टीवेशन के लिए, सब कुछ विल पावर, डिजायर्स, डिस्ट्रैक्शंस, क्लैरिटी पर निर्भर करता है। हालांकि वह सब कुछ एक्सप्लोर करने के लिए टेम्प्ट होता है, लू समझता है कि स्टेप बाय स्टेप जाना जरूरी है। फिलहाल वह रोककर और अधिक सीखने का निर्णय करता है। जब वह आखिरकार अपनी आंखें खोलता है, वह अपने वास्तविक दुनिया में होता है, ड्रीम रियल्म में किए गए अभ्यास से थका हुआ। लेकिन यह सिर्फ सपना नहीं लगता। उसका पूरा शरीर स्लाइम और ग्राइम से भीगा हुआ है। ओवरपावरिंग स्टेंच उसे झकझोर देती है। यह केवल पसीना नहीं है, बल्कि स्पिरिचुअल ट्रेनिंग के प्रभाव का परिणाम है। किसी तरह यह ड्रीम वास्तविक शारीरिक परिवर्तन को ट्रिगर कर चुका है और लू के लिए यह एक बड़ा संकेत है। वह अपने कपड़े उतारता है, सोचता है कि अब स्नान करने का समय है। स्टार बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक और नेचुरल ब्रीदिंग टेक्निक स्पष्ट रूप से काम कर रही है। दोनों का मुख्य प्रभाव शरीर से
इम्प्योरिटीज को पर्ज करना है। यकीन करना मुश्किल है कि ऐसे परिवर्तन संभव हैं, लेकिन लू अब इसका जीवंत प्रमाण है। उसकी कल्टीवेशन अनयूजुअली फास्ट पेस पर प्रगति कर रही है। स्कॉलरशिप पैसा मिलने के बाद वह अपने लिए कुछ टॉनिक्स और एलिक्सर्स रिफाइन करने की योजना बनाता है। ये एलिक्सर्स केवल उसकी फिजिकल कंडीशन बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य के 10,000 वर्ष आगे से आए हुए हैं। ये टॉनिक्स इस दुनिया की मौजूदा मेडिसिनल प्रैक्टिसेस की नींव तक हिला देने में सक्षम हैं। अगले दिन बीहे एकेडमी में मास्टर जांग लू को एक कार्ड देते हैं, जिसमें लिखा है कि यदि वह अनुपस्थित रहेगा तो पहले से सूचित करे। लू माफी मांगता है, लेकिन दृढ़ता से कहता है कि वह अगले कुछ दिन स्कूल नहीं आएगा। मास्टर सहमत हो जाते हैं, लेकिन जोर देते हैं कि उसे कम से कम हफ्ते में एक बार जरूर आना चाहिए। जैसे ही लू जाने के लिए मुड़ता है, मास्टर जैंग चुपचाप सोचते हैं कि केवल 2 दिन बीते हैं, फिर भी वह लड़के की शक्ति का पूरा आकलन नहीं कर पा रहे हैं। स्कूल के गेट के बाहर लू संकल्प के साथ चलता है। अब जब उसके पास कुछ पैसे हैं तो अपनी कमजोर की स्थिति सुधारना प्राथमिकता बन जाती है। उसके पास एक भविष्य का मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन है, जिसे उसने रेवोल्यूशनरी डेटाबेस से प्राप्त किया है। इसके साथ वह जो टॉनिक्स बनाने वाला है वे हड्डियों और मांसपेशियों के लिए मददगार होंगे। लेकिन पूरी तरह सही फॉर्मूला होने के बावजूद इन टॉनिक्स को तैयार करने के लिए प्रोफेशनल ग्रेड इक्विपमेंट की जरूरत है। कितनी भी एडवांस्ड प्रिस्क्रिप्शन क्यों न हो, बिना प्रॉपर टूल्स के वह आगे नहीं बढ़ सकता। उसके पास पूरा प्रोफेशनल सेटअप खरीदने के पैसे नहीं हैं, इसलिए मेडिकल हॉल से इक्विपमेंट रेंट करना ही उसकी एकमात्र वैध विकल्प बनता है। लू कई हॉल्स में जाता है, लेकिन हर बार अस्वीकृति ही मिलती है। 7वें स्थान पर भी यही हाल होता है। वहां का व्यक्ति लू के एल्केमी लैब रेंट करने के अनुरोध पर हंसता है, या तो उसे मजाक समझकर या इसकी महत्वता को कम आंक कर। लू परेशान नहीं होता। उसने पहले ही स्ट्रेंथ बूस्टिंग मेडिसिन बनाने के लिए सभी इंग्रेडिएंट्स खरीद लिए हैं। मास्टर जांग का दिया गया कार्ड में 880,000 अंक हैं। संभवतः स्कॉलरशिप फंड्स और मास्टर का योगदान मिलकर, चाहे यह कैसे भी आया हो, लू जानता है कि अब उसके पास कोई अन्य रास्ता नहीं है। ऑनलाइन आवश्यक इक्विपमेंट खरीदकर खुद असेंबल करना ही उसका विकल्प है। चलते समय उसकी नजर शहर के एक शांत कोने में छिपे एक छोटे मेडिकल हॉल पर पड़ती है। वह जिज्ञासु होकर अंदर कदम रखता है। जगह अलग लगती है, कम फॉर्मल, अधिक निग्लेक्टेड। वह काउंटर की ओर जाता है, लेकिन कहने से पहले ही शॉपकीपर कहता है कि खुद ब्राउज करे और केवल तभी आइटम्स काउंटर पर लाए जब पेमेंट करने को तैयार हो। लू स्पष्ट करता है कि वह खरीदारी के लिए नहीं आया, लेकिन शॉपकीपर तुरंत डिफेंसिव हो जाता है। दुकान के हर कोने में सर्वेलेंस कैमरास हैं, कोई भी गलत कदम पकड़ा जाएगा। लू यह सब देखते हुए समझता है कि पिछला फार्मेसी वाला वास्तव में मदद करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही काउंटर वाला व्यस्त होता है, लू अचानक अपना फोन टेबल पर पटक देता है। आदमी कंफ्यूज्ड होता है, लेकिन लू समय न गवाकर सीधे पूछता है कि क्या उनके पास फार्मास्यूटिकल लैब है। आदमी अभी भी बैफल्ड है, लेकिन लू साफ कर देता है कि वह डील करने को तैयार है। कुछ ही मिनटों में वे लैब के एंट्रेंस पर खड़े होते हैं। शॉपकीपर पुष्टि करता है कि डील हो गई है और दोनों पक्ष सहमत हैं। वह एक शर्त रखता है, लू लैब का उपयोग प्रति घंटे 500 शुल्क पर कर सकता है। लू आगे की शर्तें बताने ही वाला है कि वह उसे रोक देता है। वह पहले से ही बाकी जानता है। जाहिर है शॉपकीपर अग्रिम भुगतान चाहता है। कुछ ही देर बाद लू लैब में प्रवेश करता है। शॉपकीपर संतुष्ट होकर उसे शुरू करने की अनुमति देता है। लू एल्केमिक प्रोसीजर्स के लिए तैयार लैब कोट पहनता है और वर्कस्टेशन पर कदम रखता है। वह इंग्रेडिएंट्स प्रिपेयर करना शुरू करता है। सबसे पहले एक म्यूटेंट ग्रीन लिजर्ड, जिसे वह प्रॉपर्टीज एक्टिवेट करने के लिए स्किन करता है। सही कॉन्सेंट्रेशन तक लिक्विफाई करने और मूनस्टोन के साथ कंडेंस करने के बाद वह इसे रेडियो एक्टिव लेजर से तोड़ देता है। अंत में वह 30 ग्राम कैमिलिया ब्रांच डालता है, मिक्सचर बैलेंस करता है और ट्यूब में डालता है। परिणाम एक डेंस पावरफुल लिक्विड बनता है, एक एडवांस्ड मसल और ब्लड स्ट्रेंथनिंग टॉनिक। लू ग्लोइंग सॉल्यूशन को देखते हुए डिसबिलीफ से भर जाता है। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि पहली कोशिश में सफलता मिलेगी, लेकिन यह यहाँ है, कंप्लीट, स्टेबल और रेडी। वह इसे टेस्ट करने का निर्णय लेता है, टॉनिक पीता है और प्रतीक्षा करता है। शुरू में कुछ नहीं होता, स्वाद अजीब है और वह सोचता है कि शायद वह फेल हो गया, लेकिन अचानक वायलेंट और ओवरवेलमिंग एनर्जी सर्ज करता है। अगले ही पल वह गिर पड़ता है, गास्प करता है, लेकिन राहत महसूस करता है कि टॉनिक उम्मीद से भी बेहतर काम कर रहा है।
उसकी की स्काई रॉकेट्स, स्ट्रेंथ सर्जेस और शरीर ट्रांसफॉर्म होकर मजबूत और साइड इफेक्ट फ्री हो जाता है, थैंक्स टू फॉर्मूला जो 10,000 साल भविष्य की सिविलाइजेशन से आया है। तभी दरवाजे पर खटखट होती है, कोई उसे बुला रहा है। लू शांत रहता है और दरवाजा खोलते हुए समझाता है कि अभी उसके पास समय है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट जिद करती है कि उसे तुरंत पीछे के दरवाजे से निकलना चाहिए क्योंकि उसकी बॉस लौट आई है। इस बीच बाहर एक लग्जरी कार रुकती है और एक महिला उतरती है जो दुकान की ओर बढ़ती है। मेडिकल शॉप के प्राइवेट ऑफिस में जिम्मेदार महिला, उसकी बॉस, पहले ही काउंटर पर मौजूद है। वह कई कंटेनर्स खोलती है और हर मेडिसिनल प्रोडक्ट को एक एक करके परखती है। जैसे ही वह हर टॉनिक की जांच करती है, उसका चेहरा ताना देने लगता है। कोई भी टॉनिक उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता। उनका प्रभाव बहुत कमजोर है, इतना कि गरीब व्यक्ति भी इसे खरीदने की जहमत नहीं उठाएगा। इन फॉर्मूलाज को टॉनिक कहना शब्द का अपमान होगा। तभी ऑफिस के टेलीविजन पर एक कमर्शियल चलने लगता है। स्क्रीन पर एक मार्शल आर्टिस्ट अपने जर्नी के बारे में बताता है और ड्रैगन लेक टेस्टोस्टेरोन पिल को प्रमोट करता है। कहता है कि यह मार्शल आर्टिस्ट्स को आगे बढ़ने की शक्ति देता है। इसे इफेक्टिव और बेनिफिशियल दोनों बताया जा रहा है। यह सुनकर महिला विजिबली फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। उसे एहसास होता है कि दुनिया तेजी से बदल रही है, मार्शल आर्ट्स आगे बढ़ रहा है और मेडिकल इंडस्ट्री भी। हर दिन नई और अधिक पावरफुल मेडिसिन सामने आती हैं जो पिछले वाले को तुरंत सरपास कर देती हैं। लेकिन उनका फैमिली बिजनेस काफी पीछे रह गया है। यह उनके पुराने तरीकों से चिपके रहने और नई चीजें शुरू करने से पहले लगातार इंटरनल डिस्कशंस करने की आदत की वजह से है। यही हेजिटेशन उन्हें इंडिपेंडेंट रिसर्च करने से रोकती है। इस कारण पूरा बिजनेस अब कोलैप्स की कगार पर है। यदि वे जल्दी ही कोई नई और शक्तिशाली मेडिसिन विकसित नहीं कर पाए तो इंडस्ट्री में उनकी मौजूदगी सस्टेनेबल नहीं रहेगी। यह शॉप, जो उनके पिता द्वारा उन्हें व्यक्तिगत रूप से हस्तांतरित किया गया था, अब संकट में है। जैसे ही वह बैकडोर की ओर बढ़ती है, वह निर्णय लेती है। अगर वे खुद नई मेडिसिन विकसित नहीं कर सकते तो उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कोलैबोरेट करना होगा जो कर सके। उसके विचार मिस्टर जोंग की ओर मुड़ते हैं, जो पड़ोसी शहर में एक रिसर्चर है और हाल ही में एक प्रॉमिसिंग न्यू प्रोडक्ट विकसित किया है। जैसे ही वह बैक रूम के पास आती है, शॉपकीपर नर्वस होकर उसका स्वागत करता है, लेकिन वह उसे नजरअंदाज करते हुए सीधे लैब की ओर बढ़ती है। शॉपकीपर घबराने लगता है। उसके मन में वह कल्पना में खो जाता है। वह उसे देखता है और सोचता है कि वह कितनी सुंदर लग रही है। उसके लिए वह सपनों की किसी प्रिंसेस जैसी दिखती है। अब साफ साफ इस्तेमाल किए गए और दाग लगे लैब कोट को पकड़कर एक्सप्लेनेशन मांगती है। वह जानना चाहती है कि किसने उसकी लैब में अनुमति दी और इक्विपमेंट इतनी गड़बड़ क्यों है। जब वह गुस्से में होती है, अपनी गलती को छुपाने की कोशिश में वह नर्वस एक्सप्रेशन अपनाता है। वह जोर देकर कहता है कि उसने कुछ नहीं किया और मेस के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन महिला उसे रोक देती है। वह कहती है कि सब भूल जाए और अगले दिन काम पर न आए। घबरे हुए शॉपकीपर समझाने की कोशिश करता है, लेकिन महिला खुद लैब की सफाई शुरू कर देती है। वह गुस्से में स्कैटर्ड टूल्स और ब्रोकन इक्विपमेंट इकट्ठा करती है और ट्रैश बिन में फेंक देती है। साफ सफाई करते समय उसकी नजर एक अजीब ट्यूब पर पड़ती है। अचानक उसे समझ आता है, इसके कंटेंट्स में म्यूटेंट ग्रीन लिजर्ड है। वह लिक्विड को ध्यान से देखती है और नोट करती है कि लिजर्ड की स्किन पूरी तरह हटा दी गई है। क्रीचर का एक आवश्यक और पोटेंट हिस्सा अब हिडन पावर्स एक्टिवेट करने के लिए हटा दिया गया है। वह स्टन्ड हो जाती है। उसने कभी ऐसी मेथड के बारे में नहीं सुना। उसे महसूस होता है कि यहाँ किसी ने पूरी तरह ओरिजिनल मेडिसिनल प्रोसेस विकसित करने की कोशिश की है। जिसने भी यह किया, उसने केवल उसके इक्विपमेंट का उपयोग नहीं किया, उसने खुद अपना फॉर्मूला बनाने की कोशिश की। लेकिन फिर उसे याद आता है कि वह खुद भी ऐसा ही कर रही है। उसके विचार कहीं खो जाते हैं और उसकी नजर एक और ट्यूब पर पड़ती है जो स्पष्ट रूप से उसकी नहीं है। वह इसे उठाती है। यह एक थिक लिक्विड से भरी हुई है, एक अनफेमिलियर कॉन्कॉक्शन। जैसे ही वह इसे नजदीक लाती है, एक फेंट स्मेल उसकी नाक तक पहुंचती है। उसने तुरंत पहचान लिया, मूनस्टोन कंडेंसेशन की विशिष्ट खुशबू और इसके साथ चमेलिया ब्रांच भी मिली हुई थी। वह चौंक गई। अचानक उत्सुक होकर उसने थोड़ी मात्रा अपनी अंगुली पर लगाई और छक लिया। उसके शरीर में एक झटका दौड़ गया। इस मेडिसिन में कुछ ऐसा था जिसने उसे पूरी तरह से चौंका दिया। इसी बीच दुकान के बाहर निकाल दिए गए शॉपकीपर निराश होकर चलता है, खुद से बड़बड़ाते हुए और सब कुछ
लू पर दोष डालते हुए। जैसे ही वह दुकान को आखिरी बार देखता है, वह दंग रह जाता है। बॉस उसकी ओर भागती हुई आती है और उसे वहीं रोकने के लिए चिल्लाती है। वह विश्वास नहीं कर पा रहा कि शायद उसके लिए उसके दिल में भी कोई भावनाएं हैं, लेकिन इमोशंस हावी होने से पहले वह उसे कॉलर पकड़ लेती है, यह पता लगाने के लिए कि किसने बिना अनुमति उसके लैब का इस्तेमाल किया। उसे हल्का हिलाकर वह स्पष्ट कर देती है कि यदि वह उस व्यक्ति को ढूंढता है तो न केवल उसे वापस काम पर रखा जाएगा, बल्कि उसकी सैलरी भी डबल कर दी जाएगी। चकरा गया, लेकिन कोऑपरेटिव शॉपकीपर बताता है कि उसके पास कॉन्टेक्ट नंबर है। यह सुनते ही बॉस तुरंत अपना फोन निकालती है और लिस्ट में स्क्रॉल करती है। बिना समय गवाए वह नंबर डायल करती है। इसी बीच लू अपनी ट्रेनिंग में गहराई से लगा है। जब वह अपनी आंखें खोलता है तो स्टार बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक की शीर शक्ति पर आश्चर्यचकित होता है। एक रैंक 11 मार्शल मेथड के रूप में यह शरीर की हिडन पोटेंशियल को जगाने की क्षमता आश्चर्यजनक है। इसके साथ नेचुरल ब्रीदिंग टेक्निक इस प्रभाव को और भी बढ़ा देती है। उसकी हेल्थ मैट्रिक्स काफी बेहतर हो चुकी हैं और पहले से बनी स्ट्रेंथनिंग डिकॉक्शन पहले ही शानदार परिणाम दिखा रही है। उसके पास 12 पोर्शंस हैं जो दिन में 2 डोसेस के लिए पर्याप्त हैं और वह आने वाले सप्ताह में और रिफाइन करने का इरादा रखता है। तभी उसका फोन बजता है। कॉल सुजू मेडिकल हॉल की हेड लेडी से आता है। वह अपनी फॉर्मूला में दिलचस्पी दिखाती है और कोलैबोरेशन का प्रस्ताव रखती है। लू तुरंत मिलना अस्वीकार कर देता है, कहता है कि अगले सप्ताह तक कोई बातचीत नहीं होगी। सुजू डिले से संतुष्ट नहीं होती। फ्रस्ट्रेटेड लेकिन फोकस्ड, वह गूनर की ओर मुड़ती है और उसे मिशन देती है कि 6 दिनों के भीतर लू को ढूंढ लाए। हैंडसम रिवॉर्ड भी इंतजार कर रहा है। गूनर सहमत होता है, लेकिन उसकी अर्जेंसी देखकर थोड़ा कंफ्यूज्ड है। जब सुजू उससे पूछती है कि लैब का उपयोग किसने किया, तो वह बताता है कि यह सिर्फ एक छात्र था। यह रेवलेशन सुजू को और भी चकित कर देता है कि यह रहस्यमय युवक वास्तव में कौन है। दूसरी ओर लू सोते हुए ड्रीम में एक मैसिव ज़ॉम्बी से लड़ता है। सपने में वह क्रीचर का सिर उछालता है, लेकिन एक रैंक 4 मार्शल आर्टिस्ट ज़ॉम्बी इसे मिड एयर पकड़कर एफर्टलेसली क्रश कर देता है। लू सीधे ज़ॉम्बी पर चार्ज करता है, लेकिन उसकी पहली स्ट्राइक इतनी शक्ति से आती है कि लू को भी उसे ब्लॉक करना मुश्किल होता है। इम्पैक्ट से उसके आर्म्स में दर्द फैल जाता है। क्रीचर फिर स्विंग करता है, लेकिन लू डॉज कर पीछे चला जाता है और इसके सिर के पीछे शार्प किक मारता है। ज़ॉम्बी क्रैश होकर गिरता है और लू एक स्विफ्ट स्लैशिंग किक लगाकर लड़ाई समाप्त करता है। लड़ाई जीतने के बाद वह ज़ॉम्बी की शक्ति और मेमोरीज का हिस्सा अब्सॉर्ब करता है। जैसा कि वह देखता है, ज़ॉम्बी कभी मार्शल आर्टिस्ट था जिसने मॉन्स्टर इन्वेजन के दौरान शहर की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवाई थी। लू साइलेंटली स्वीकार करता है कि यह सिर्फ ओपोनेंट नहीं था, बल्कि एक फॉलन वॉरियर था जिसकी स्ट्रेंथ और ब्रेवरी अब भी जीवित है। यह समझाता है कि उसके पंचेस में इतनी शक्ति क्यों थी। अगर उसके हाथ नहीं होते और अवेयरनेस नहीं होती तो लू मानता है कि शायद वह खड़ा भी नहीं रह पाता। करीब 1 हफ्ता बीत चुका है एडवांस टेक्निक्स, स्टार बॉडी रिफाइनमेंट, नेचुरल ब्रीदिंग और क्रिस्टल विजुअलाइजेशन के अभ्यास में। ब्लड और मसल एनहांसिंग डिकॉक्शन के साथ उसकी फिजिकल कंडीशन ज़ॉम्बीज की मेमोरी की मदद से तेजी से बेहतर हुई है। अब वह एक नया फिस्ट टेक्निक भी मास्टर कर चुका है। लू समझता है कि अगर वह अपने फिजिकल आर्ट्स और ब्रीदिंग मेथड्स को परफेक्टली मर्ज कर लेता है तो उसकी शक्ति एक्सपोनेंशियल रूप से बढ़ सकती है। बाद में जब और अनडेड हमला करते हैं, वह अपनी पूरी एनर्जी को एक सिंगल पंच में चैनल करता है। अपनी न्यूली क्रिएटेड टेक्निक फिक्स्ड स्टार आउटबर्स्ट में जमीन उसके पैरों तले फटती है और उसकी शॉकवेव से दुश्मन पीछे धकेल दिए जाते हैं। कठिन ग्राइंडिंग सेशन के बाद हमारा लड़का डोजो की ओर बढ़ता है। अंदर पहुंचकर वह अटेंडेंट के पास जाता है और टेस्टिंग मशीन इस्तेमाल करने का अनुरोध करता है। हालांकि वह उसकी वापसी पर भौहें उठाती है, जैसे कि यह आने वाले एग्जाम की तैयारी के कारण हो। लू कैजुअली रहता है। अंदर ही अंदर वह जानता है कि ज्यादातर लोग साल में 1 या 2 बार ही अपनी स्टैट्स जांचते हैं और यह पहले ही महीने में उसकी दूसरी बार है। लेकिन उसकी शक्ति की तीव्र वृद्धि को देखते हुए अपडेट रहना समझदारी है। उसे रूम 206 आवंटित किया जाता है और इवैल्यूएशन शुरू करता है। स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश होते हैं। की स्कोर 15.6, जो रैंक 2 मार्शल आर्टिस्ट के थ्रेशोल्ड से कहीं ऊपर है। टेक्निक्स और टॉनिक्स, जो हजारों साल अपने समय से आगे हैं, के साथ लू को यह परिणाम स्वाभाविक लगता है। अगला होता है कॉम्बैट असेसमेंट। वह अपनी आस्तीन उठाता है और भारी पंच फेंकता है। सिस्टम कैलकुलेट करता है कॉम्बैट पावर 3100,
जो आवश्यक मार्क से 2 गुना है, उसके न्यूली एक्वायर्ड फिस्ट टेक्निक की वजह से। समझते हुए कि कुछ टेक्निक्स उसके कॉम्बैट रेटिंग को प्रभावित कर सकती हैं, लू अपनी शक्ति की सीमा पर परीक्षण करता है। वह स्टांस रीसेट करता है, गहरी ध्यान लगाता है और अपनी रिफाइंड फिक्स्ड स्टार एनर्जी को चैनल करता है। जैसे ही वह एनर्जी को चैनल करता है, उसकी आंखों में पावर चमकती है और एक फ्लैश में पूरा टेस्टिंग एरिया उसकी स्ट्राइक की ताकत से हिल जाता है। बाहर अटेंडेंट उसकी एग्जिट देखकर उसके संतुष्ट एक्सप्रेशन पर रिमार्क करती है। उसका डे ड्रीम अचानक एक लड़के की आवाज से टूट जाता है जो उसे बाहर निकालता है। लड़के की एल्डर सिस्टर निवंग, जो एक प्रसिद्ध मार्शल आर्ट्स एकेडमी मास्टर की बेटी है, तुरंत पूछती है कि वह युवक कौन था जिसने अभी अभी छोड़ा। एम्बैरेस्ड होकर अटेंडेंट मोमेंट को ब्रश ऑफ करती है और उसे कैजुअली रेगुलर स्टूडेंट बताती है। हालांकि आकर्षक उसका भाई इम्प्रेस्ड न होकर टिप्पणी करता है कि अपीयरेंस का कोई महत्व नहीं जब तक रियल स्ट्रेंथ नहीं है। उनके समाज में मार्शल प्रवेश ही वैल्यू डिफाइन करती है। स्ट्रेंजर की मॉडेस्ट अटायर देखकर वह मानता है कि वह सामान्य पृष्ठभूमि का है और ऐसे व्यक्ति रेयरली एडवांस कर पाते हैं, चाहे वह स्टैट्स कितनी बार टेस्ट करें। एनी सामाजिक डिवाइड को जानकर भी अपने भाई के एरोगेंस पर फ्राउनिंग करती है। एक्सपेंसिव टॉनिक्स और एडवांस ट्रेनिंग के अर्ली एक्सेस के बावजूद वह उसे याद दिलाती है कि दूसरों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वह उसे सचेत करती है कि प्रिविलेज का मतलब बोस्ट करना नहीं बल्कि और मेहनत करना है। जिज्ञासु होकर लड़का मिस्टीरियस स्टूडेंट के असेसमेंट रिजल्ट्स देखने की भीख मांगता है। नी सहमत होती है, लेकिन शर्त यह लगाती है कि कंपैरिजन का उपयोग खुद सुधारने के लिए होना चाहिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं। अटेंडेंट अभी भी हल्का फ्लस्टर्ड रिकॉर्ड्स लेकर आता है और पुष्टि करता है कि उस दिन केवल एक ही स्टूडेंट आया था। जैसे ही रिजल्ट स्क्रीन पर आता है, नी की जॉ ड्रॉप हो जाती है। उसका चेहरा ठंडे पसीने से भीग जाता है और वह टैबलेट पकड़कर और नजदीक देखती है। भाई ओवरवेल्म्ड डिसबिलीफ में पीछे हटता है, सवाल करता है कि क्या मशीन मेलफंक्शन कर रही है, लेकिन अटेंडेंट आश्वस्त करता है कि सब सही काम कर रहा है। वेरीफाइड डेटा से शॉक होकर नी तुरंत एक्शन में आती है। वह स्टाफ को आदेश देती है कि क्षेत्र के हर छात्र का विवरण एकत्र किया जाए। वह तय करती है कि उस मिस्टीरियस पावर हाउस की पहचान करेगी जिसे उन्होंने अभी अभी अंडर एस्टिमेट किया था। अटेंडेंट तुरंत स्टूडेंट रिकॉर्ड्स इकट्ठा करना शुरू कर देता है, जबकि नी रिजॉल्व रहती है कि मिस्टीरियस लू को ढूंढे। इसी बीच मार्शल आर्टिस्ट एसोसिएशन बिल्डिंग के बाहर लू एक टैक्सी से उतरता है। ड्राइवर, जो उनके पहले के चैट से प्रभावित है, इतना प्रभावित होता है कि वह अगली बार अपनी बेटी से मिलवाने पर भी विचार करता है। लू हल्की मुस्कान के साथ चलता है, जानते हुए कि ड्राइवर शायद उसे पागल समझता अगर उसने लेवल 2 एग्जाम का जिक्र किया होता। इमारत के अंदर लू स्लूचाई में एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी से ब्रश करता है जो अपने टेस्ट रिजल्ट से शेकन लगता है। ऐसा लगता है कि घर पर कॉम्बैट इंडेक्स मशीन्स ने काफी अधिक नंबर्स दिखाए थे, लेकिन एसोसिएशन का कस्टम डिजाइन्ड इक्विपमेंट अथॉरिटीज द्वारा फार मोर एक्यूरेट था। यह डिटेल लू को उत्साहित करती है। वह अपनी वास्तविक क्षमताओं का सही माप पाना चाहता है। रिसेप्शन पर उसे रूम में जाने से पहले फॉर्म फिल करने के लिए कहा जाता है ताकि वह रैंक 2 सर्टिफिकेशन प्राप्त कर सके। लाइन में खड़े होते समय प्रक्रिया शुरू में धीमी और अनइवेंटफुल लगती है, लेकिन उसकी अटेंशन तब शिफ्ट होती है जब वह 2 अन्य कैंडिडेट्स की बात ओवरहियर करता है जो एक यंग वुमन के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। एलिगेंट, कॉन्फिडेंट और सर्टिफिकेशन टेस्ट के लिए सरप्राइजिंगली यंग। उसका प्रेजेंस सबकी नजरों में इमीडिएटली स्टैंड आउट करता है, खासकर जब पूरा कमरा मिड-20s उम्र के अडल्ट से भरा हो। अचानक माहौल बदल जाता है। एक टावरिंग आदमी अंदर आता है और लाइन को सीधे पार करते हुए चलता है, जिससे कंफ्यूजन और फुसफुसाहट फैल जाती है। एक होपफुल कैंडिडेट जो एक्साइटमेंट में अपना फॉर्म पकड़कर खड़ा था, बिना चेतावनी के साइड में धकेल दिया जाता है। वह लिटरली सारे पार्टिसिपेंट्स का केंद्र बन जाता है। कुछ शिकायत करते हैं कि उसने लाइन काट दी, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि वह लेवल 3 मार्शल आर्टिस्ट सर्टिफिकेशन के लिए आया है, यह रेवलेशन क्राउड को स्टन कर देती है और कंप्लेंट्स चुप हो जाती हैं। क्राउड शॉक में बजिंग करती है, लेकिन लू शांत रहता है। मार्शल आर्ट्स की दुनिया में वह जानता है कि स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा बोलती है, शक्ति ही प्रिविलेज लाती है। स्टाफ फिर बड़े आदमी शॉ चोंग फन को आगे बुलाते हैं ताकि उसका की स्टेटस इवैल्यूएशन शुरू हो। पूरा कमरा आउटकम की एंटिसिपेशन में शांत हो जाता है। कॉन्फर्मेशन
प्रोसेस पूरी न होने के बावजूद यंग वुमन अभी भी मानने में कठिनाई महसूस करती है कि जियाओ को लाइन स्किप करने की अनुमति दी गई। लेकिन जैसे ही स्क्रीन पर उसका की इंडेक्स 107 फ्लैश होता है, यह स्पष्ट हो जाता है कि वह सिर्फ क्वालिफाइड नहीं है बल्कि रैंक 3 मार्शल आर्टिस्ट के मिनिमम रिक्वायरमेंट से बहुत ऊपर है। अगला टेस्ट शुरू होता है। शाओ अपनी स्ट्राइक अनलीश करता है। शेयर फोर्स से शॉक वेव पूरे कमरे में फैल जाती है। कई एप्लीकेंट्स पैरों से गिर जाते हैं, जबकि ज्यादातर अपराइट रहने की कोशिश करते हैं। लू फर्म और अनफेज्ड खड़ा रहता है। एग्जामिनर सरप्राइज्ड लेकिन कंपोज्ड एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट अनाउंस करता है। रिजल्ट सेटल होने पर 15,700 दिखाई देता है। एडवांस्ड ब्रीथिंग मेथड, रिफाइंड स्टार इम्पैक्ट और मार्शल मेमोरी ऑफ द ज़ॉम्बी फिस्ट टेक्निक के फ्यूजन ने उसकी शक्ति को एक्सपेक्टेड लेवल से बहुत आगे पुश कर दिया। शैडो दिखती है, वह जियाओ है, और जैसे ही वह हाथ स्विंग करता है, लग रहा है कि स्ट्राइक करने वाला है, लेकिन यह सिर्फ पोलाइट ग्रीटिंग के लिए हाथ बढ़ाना होता है। लू वही जेस्चर करके रिस्पॉन्स देता है जिससे शाओ को क्वाइट सेटिस्फैक्शन मिलती है। धीरे धीरे कमरे के बाकी लोग भी लू को ग्रीट करते हैं। थोड़ी देर बाद लू असेसमेंट चेंबर से मार्शल आर्टिस्ट्स एसोसिएशन से जल्दी एग्जिट करता है। बाहर चिंग ही और उसके फ्रेंड्स अपने सीनियर यांग का इंतजार करते हैं, जो अपनी सर्टिफिकेशन टेस्ट दे रही है। एक लड़की पर्पल जैकेट पहने कॉन्फिडेंटली बोस्ट करती है कि रैंक 1 असेसमेंट गिफ्टेड यांग के लिए आसान होगा। चिंग हाई सहमत होती है, लेकिन उसकी ध्यान तब शिफ्ट होती है जब वह अपने ओल्डर ब्रदर को बिल्डिंग से बाहर निकलते देखती है। लू उसके पास आता है और दोनों सिबलिंग्स टेंस ग्लांसेस में मिलते हैं। चिंग ही हैरान रह जाती है उसे वहीं देखकर, यह जानते हुए कि वह आमतौर पर स्कूल अवॉइड करता है और दिन भर सोता रहता है। यह सुनकर उसकी सिस्टर उसे शार्प ग्लेयर देती है, लेकिन लू बस उसके सिर पर हाथ फेरता है और चला जाता है। लू के जाने के बाद ग्रुप अपने सीनियर यांग को टेस्ट हॉल से लौटते हुए देखती है। वह विजिबली ड्रेन्ड लगती है और बताती है कि कुछ अनयूजुअल हुआ। असेसमेंट्स बाद में रिज्यूम होंगी। क्यूरियस होकर लड़कियां डिटेल्स पूछती हैं। वह बताती है कि किसी ने उनके एज ग्रुप में स्टैट्स दिखाए जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थे। की 15.7, कॉम्बैट पावर रैंक 3 से ऊपर और सीपीआई 15,000 से एक्सीड। यह उसकी कॉन्फिडेंस को हिला देता है। एक पल के लिए उसकी सारी सेल्फ बिलीफ इनसिग्निफिकेंट लगती है। जब वह बताती है कि यह लू था, उसके जूनियर्स बस स्पीचलेस रह जाते हैं। इस बीच लू अपने फेवरेट स्नैक खा रहा होता है, तभी रुक जाता है जब उसे 3 ओल्ड महिलाएं देखती हैं जो ब्लैक सूट्स में कुछ पुरुषों के बारे में फुसफुसा रही होती हैं। उनके हुस-हुस शब्दों से पता चलता है कि ये पुरुष प्रेस्टीजियस हुंगुअन मार्शल आर्ट्स एकेडमी के स्काउट्स हैं। किसी को खोजने के लिए लू अपने रिंगिंग फोन की तरफ देखता है। यह मेडिकल हॉल वाला कॉल कर रहा है। वह इग्नोर करता है, यह जानते हुए कि भविष्य की कोई भी मेडिसिन फॉर्मूलाज उसके लिए इनॉर्मस वेल्थ ला सकती हैं। लेकिन फिलहाल वह और इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है ताकि तय कर सके कि किस पर भरोसा करना है। घर लौटकर लू जल्दी सो जाता है और फैमिलियर ड्रीम में ड्रिफ्ट करता है। ड्रीम में वह होलोग्राफिक इंटरफेस एक्टिवेट करता है और एआई को अपने बायोग्राफी डिस्प्ले करने का निर्देश देता है। स्क्रीन पर उसकी लाइफ के डेटा लाइट अप होते हैं। टाइमलाइन के अनुसार उसने 18 साल की उम्र में लेवल 2 मार्शल आर्टिस्ट स्टेटस हासिल किया, जो बीही सिटी को एस्टॉनिश कर गया। बाद में वह डोंगनिंग प्रोविंस प्रोडिजी ट्रेनिंग कैंप में शामिल हुआ, जो बीहे मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन द्वारा रिकमेंड किया गया था, और टॉप 20 में रैंक किया। डोंगनिंग मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद उसने मिलिट्री में सर्व किया और 5 साल बाद ऑनरेबली कैप्टन के रूप में रिटायर किया। फिर उसने सेक्रेड मार्शल आर्ट्स एकेडमी की स्थापना की बाई सिटी में। 45 साल की उम्र में वह रैंक 6 तक पहुंचा। 50 साल की उम्र में रैंक 7 में ब्रेक थ्रू करने की कोशिश की, लेकिन फेल हुआ। अंततः वह 87 साल की उम्र में एक मॉन्स्टर एम्बुश में मारा गया। लू जब इस फ्यूचर वर्जन के बारे में सोचता है तो उसे पता चलता है कि कितनी चीजें बदल चुकी हैं। सिर्फ एक हफ्ते पहले वह रैंक 4 मार्शल आर्टिस्ट था और 37 साल की उम्र में मरने वाला था। भविष्य अभी भी मैलिएबल है। इसी बीच शहर के दूसरे हिस्से में श्योलेट अपने ऑफिस में काम कर रहा है, कैलीग्राफी स्क्रिबल करते हुए, और स्क्रीन पर किसी से मार्शल आर्ट्स प्रोग्रेस डिस्कस कर रहा है। स्क्रीन के दूसरी तरफ वाला उसकी राइटिंग की तारीफ करता है और कॉन्फिडेंस जताता है कि शियाओ जल्द ही रैंक 7 में ब्रेक थ्रू कर लेगा। शियाओ
पोलाइट रहते हुए रियलिटी की स्टिंग महसूस करता है। वह बहुत समय से रैंक 6 पर स्टक है। कॉल एंड होने पर शियो को याद दिलाया जाता है कि ट्रेनिंग कैंप जल्दी आने वाला है और स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेंट न होने पर बाई सिटी की रेप्यूटेशन सफर करेगी। फ्रस्ट्रेटेड होकर वह हाथ में पेपर को क्रम्पल करता है। वह सिर्फ ग्लोरी के लिए नहीं बल्कि दुनिया में फर्क डालने की पावर के लिए राइज करना चाहता है। तभी एक यंग वुमन ऑफिस में रश करती है, फ्लस्टर्ड, टैबलेट और डॉक्यूमेंट्स पकड़कर। पैनिक में वह बताती है कि मार्शल आर्ट्स असेसमेंट जोन में समस्या हुई। शियो स्टार्टल्ड होता है जब उसकी सेक्रेटरी बिना नॉक किए अंदर बर्स्ट होती है। वह जल्दी अपोलोजाइज करती है और बताती है कि असेसमेंट एग्जामिनर ने शॉकिंग न्यूज दी है। न्यूज थी एक स्टूडेंट के बारे में, लू। क्यूरियस होकर शियाओ टैबलेट अपने हाथ में लेता है और असेसमेंट फुटेज प्ले करता है। डेटा रिव्यू करते हुए वह स्टन्ड रह जाता है यह डिस्कवर करके कि लू ने एक फिस्ट टेक्निक को परफेक्शन स्टेज तक मास्टर्ड किया है। ये एक्सट्रीम रेयर अचीवमेंट है, खासकर इतनी कम उम्र में। दुनिया में उसके एज ग्रुप में 10 से भी कम लोग होंगे जो लू जैसी उपाधि का दावा कर सकते हैं। लेकिन फिर शियाओ की नजर में एक पजलिंग डिटेल आती है। लू की कॉम्बैट पावर 15,000 से ऊपर है, जबकि उसकी की स्टेटस सिर्फ 15 पॉइंट साफ्ट है। यह मेल नहीं खाता। परफेक्शन स्टेज की फिस्ट टेक्निक होने के बावजूद भी बूस्ट इतना एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। तभी उसे एहसास होता है कि यह लड़का सिर्फ टैलेंटेड नहीं है, वह शायद वही है जिसे कल्टीवेटर्स गिफ्टेड कहते हैं। शो का एक्साइटमेंट काबू में नहीं रहता। वह सेक्रेटरी को सेलिब्रेटरी जेस्चर में उठाता है, जिससे वह ब्लश कर जाती है। वह खुद से बताता है कि गिफ्टेड मार्शल आर्टिस्ट्स जन्मजात एक्सेप्शनल पोटेंशियल के साथ आते हैं। अवेकनिंग के बाद उन्हें मैसिव की बूस्ट्स और यूनिक टैलेंट्स मिलते हैं। कुछ को अद्भुत शक्ति मिलती है, कुछ को लाइटनिंग स्पीड। ये रेयर होते हैं और लू इस प्रोफाइल में फिट बैठता है। बिना समय गंवाए शियाओ अपना सिग्नेचर रेड सूट पहनकर लू के परिवार से मिलने जाता है। वह इसे अपने कर्तव्य के रूप में देखता है कि ऐसे रेयर जीएम के माता पिता को धन्यवाद दे। वहीं किसी अलग जगह एन जूनियर रिपोर्ट करता है कि उन्होंने लड़के की पहचान कर ली है। वह बेसिक बैकग्राउंड बताता है। लू बाईही का स्टूडेंट है। पिता डिलीवरी कंपनी में काम करते हैं, माँ सुपरमार्केट कैशियर हैं और उसकी छोटी बहन हाई स्कूल के फर्स्ट ईयर में है। वे सैफायर एस्टेट ब्लॉक पेम्ब्रिन में रहते हैं। जैसे ही रिपोर्ट खत्म होती है, नी को कॉल आता है कि शियाओ पहले ही मूव कर चुका है। वह तुरंत जूनियर को निर्देश देती है कि माता पिता और बहन के लिए एलिगेंट गिफ्ट्स खरीदें। बिना किसी देर के लू घर पर मेडिटेशन कर रहा होता है। तभी उसे अपनी बहन की पोलाइट आवाज सुनाई देती है, जो उसके लिए अनयूजुअल है। वह लिविंग रूम में जाता है और चौंक जाता है। शियाओ वहां बैठा होता है, उसके कंफ्यूज्ड फैमिली मेंबर्स के बीच। लू पोलाइटली ग्रीट करता है। शियाओ इम्प्रेस्ड होता है और सोचता है यह कोई ऑर्डिनरी लड़का नहीं है। पास में बैठी एक पोनी टेल वाली लड़की को लू की माँ कैजुअली नी के रूप में इंट्रोड्यूस करती है, जो होंग चुआन मार्शल आर्ट्स एकेडमी की रिप्रेजेंटेटिव है। नी लू को पोलाइटली ग्रीट करती है, याद दिलाते हुए कि वे पहले डोजो में मिले थे। लू एक्नॉलेज करता है। शियाओ बीहे मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन से ऑफिशियल तौर पर रैंक 2 मार्शल आर्टिस्ट बैच देने और रैंक 3 मार्शल आर्टिस्ट के बराबर मंथली स्टाइपेंड देने आया है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। लू की एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट को देखते हुए एसोसिएशन उसे $1 मिलियन बोनस के रूप में प्रोत्साहन देती है। यह अनाउंसमेंट सभी को स्टन कर देता है। लू के माता पिता प्रैक्टिकली स्पीचलेस हैं और उसकी छोटी बहन अभी भी समझ नहीं पाती कि उसका भाई कितना आगे बढ़ गया है। लू हालांकि ग्रेटफुल, कॉशियस रहता है। उसे पता है कि ऐसी जेनरोसिटी अक्सर एक्सपेक्टेशंस के साथ आती है। क्यूरियस होकर वह पूछता है कि कैच क्या है। शियाओ फॉर्मल इनविटेशन पेश करता है डोंगनिंग प्रोविंस प्रोडिजी ट्रेनिंग कैंप के लिए। यह प्रेस्टिजियस कैंप है, लेकिन नोटोरियस भी है क्योंकि यह सबसे प्रॉमिसिंग मार्शल आर्टिस्ट्स को भी तोड़ देता है। नी विजिबली शेकन होती है, याद करते हुए कि एक प्रॉमिसिंग सीनियर वहां जाकर पूरी तरह डिफीटेड लौट आया था। वह सोचती है कि लू जैसी पोटेंशियल वाले लड़के को यह रिस्क नहीं लेना चाहिए। शियो भी मानता है कि कैंप ब्रूटल है, लेकिन वह विश्वास करता है कि लू अलग है। उसकी करंट एबिलिटीज सिर्फ शुरुआत हैं। वह लू से वादा करता है कि चाहे लू जो भी डिसीजन ले, उसका रिस्पेक्ट करेगा। लू इनविटेशन एक्सेप्ट करता है अपने लिमिट्स को चेस करने के लिए, चाहे रिस्क कितना भी बड़ा हो। शियाओ विजिबली रिलीव्ड होता है और वादा करता है कि 2 दिन में उसे पिक करने आएगा। जाने से पहले नी हेजिटेंट होती है।
थोड़ी नर्वसनेस के बाद वह लू को एक अलग ऑफर देती है, ऑनरेरी डिसाइपल ऑफ द होंगचुआन मार्शल आर्ट्स एकेडमी बनने का। यह फ्लेक्सिबल टाइटल है, कोई रियल ऑब्लिगेशंस नहीं। लू को सभी फैसिलिटीज, फ्री ट्रेनिंग और पर्सनलाइज्ड गाइडेंस मिलेगी, यहां तक कि नी के पिता से। एकेडमी को लगता है कि लू जैसे लड़के का एफिलिएशन सिर्फ नाम के लिए भी प्रेस्टीज बढ़ाएगा, लेकिन जैसे ही नी की सोच आगे बढ़ती है, वह देखती है कि लू ऑफर डिक्लाइन कर देता है। नी तुरंत इंसिस्ट करती है कि टर्म्स रिविजिट किए जा सकते हैं, क्योंकि रिफ्यूजल अब्रप्ट लगता है। लू कामली कहता है कि वह एकेडमी का रेगुलर विजिटर बनकर भी ठीक है, जो सच है, लेकिन वह अपने आप को उनके डिसाइपल्स के रूप में लेबल नहीं करवाना चाहता। लू साफ कर देता है कि जब तक वे उसकी बाउंड्रीज का सम्मान नहीं करेंगे, वह दूर जाने को तैयार है। लेकिन वह यह भी बताता है कि वह अब और फिर असेसमेंट्स के लिए एकेडमी जरूर आएगा, खासकर क्योंकि यह घर के पास है। नी आखिरकार उसकी शर्तें मान लेती है और वादा करती है कि जैसे ही वह लौटेगी, उसका मंथली स्टाइपेंड लगभग 100,000 सीधे लू शांग के रेजिडेंस पर भेज दिया जाएगा। उसके जाने के बाद लू के माता पिता डिसबिलीफ में बैठे रहते हैं। बिही सिटी मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के चेयरपर्सन ने अभी अभी उनके घर का दौरा किया है और अब उनके बेटे को जेनरस रिवॉर्ड और हाई पेइंग स्टाइपेंड मिल चुका है। वे पूछते हैं कि वह रैंक 2 कब तक पहुंच गया। लू धीरे से उन्हें आश्वस्त करता है, अपनी मां का हाथ पकड़ते हुए, कि यह सब सच है और अब उन्हें काम करने की जरूरत नहीं। वहीं मेडिसिनल हॉल में सूजू गुस्से में है। 1 हफ्ता बीत चुका है, फिर भी मिस्टीरियस एल्केमिस्ट का कोई सुराग नहीं मिला। उसने हर न्यूली रजिस्टर्ड एल्केमिकल मास्टर की जांच की, लेकिन कोई मैच नहीं हुआ। उसे सबसे ज्यादा परेशान करता है कि लू का टॉनिक स्टैंडर्ड ग्रेड 3 टॉनिक्स को भी आउट परफॉर्म कर रहा है, जबकि इसकी लागत सिर्फ 3,000 है, सामान्य कीमत कई 100,000 होने के बावजूद। फ्रस्ट्रेटेड होकर वह अपनी डेस्क पर जोर से हाथ मारती है, जिससे असिस्टेंट स्टार्टल्ड हो जाता है। तभी असिस्टेंट की नजर स्क्रीन पर पड़ती है, लू का फेस। वह सूजू को अलर्ट करता है, जो स्टन्ड हो जाती है कि यह सो कॉल्ड जीनियस एल्केमिस्ट सिर्फ एक स्टूडेंट है। दूसरी ओर सी ऑफ ट्रीज माउंटेन्स की रगिड टेरेन में एक ब्लर आकाश में बर्ड से भी तेज गति से गुजरता है। यह लू है जो रिफाइंड बॉडी टेक्निक पावर्ड बाय स्टार इम्पैक्ट का इस्तेमाल कर पीक्स में दौड़ रहा है। ड्रीम इंसाइट्स और 4-फोल्ड एनर्जी एम्प्लीफिकेशन के साथ उसकी स्पीड अब अधिकांश रैंक 2 मार्शल आर्टिस्ट से कहीं आगे है। वह इसे नाम देता है क्लाउड चेसिंग स्टेप। समिट पर पहुंचकर लू नेचुरल ब्रीथिंग टेक्निक के साथ कल्टीवेशन शुरू करता है। हर सांस के साथ वह ऊर्जा खींचता है, अपनी स्टैमिना बढ़ाता है और शरीर की हिडन पोटेंशियल को जागृत करता है। जब वह फोकस्ड स्ट्राइक अनलीश करता है तो माउंटेन टॉप पर शॉक वेव्स फैल जाती हैं। लू मेजर ब्रेक थ्रू के बाद जॉय महसूस करता है। उसकी की स्टेटस बढ़ चुकी है और स्टार इम्पैक्ट टेक्निक अब पहले से कम 6 गुना अधिक फोर्स रखती है। ओरिजिनली वह सी ऑफ ट्रीज माउंटेन सिर्फ मैरो नरिशिंग एलिक्सर के लिए इंग्रेडिएंट्स लेने आया था, लेकिन अब उसकी कल्टीवेशन लीप ने यात्रा को और रिवॉर्डिंग बना दिया। उसके मसल और की स्ट्रेंथनिंग डिकॉक्शंस की अर्लियर सप्लाई लगभग डिप्लीटेड हो चुकी है और रैपिड प्रोग्रेस के कारण उनकी इफेक्टिवनेस कम होने लगी है। अब अगली लेवल ऑफ रिफाइनमेंट की बारी है। वह रेयर हर्ब ढूंढ रहा है, जिसे इस ईरा ने ओवरलुक कर दिया था, लेकिन लू के सिस्टम्स नॉलेज की वजह से यह उसे पता है। बिना उस इंसाइट के वह इसे पूरी तरह इग्नोर कर देता। उसने पहले ही रिमेनिंग हर्ब्स को बेस ऑफ द माउंटेन पर तैयार करवा दिया था और मान लिया कि अब तक रेडी होनी चाहिए। क्लाउड चेसिंग स्टेप एक्टिवेट करते हुए लू जल्दी से बेस की ओर डिसेंड करता है और वेंडर से मिलता है जिसने उसका हर्ब ऑर्डर लिया था। आदमी भरोसा दिलाता है कि हर्ब्स रेडी हैं, फ्रेश और एल्केमिकल यूज के लिए प्रॉपर मैच्योरिटी के साथ। लू अपना पेमेंट रीच करता है, अग्रीमेंट याद करते हुए 10 पीसेज एट 500 ईच, लेकिन वेंडर अचानक प्राइस डबल कर देता है और इंसिस्ट करता है कि लू सब कुछ खरीद ले। सस्पिशियस होकर लू क्लैरिफिकेशन मांगता है। वेंडर लू को आउटसाइडर पहचानता है जो उनके रूल्स नहीं जानता, हिंट देता है कि वह सिंपली नए टर्म्स एक्सेप्ट कर ले। वेंडर के पीछे कुछ लोग लू को कोल्डली देख रहे हैं। एक ऑरेंज टैंक में है, नकल्स फ्लेक्स करता है और दूसरा डिस्टर्बिंगली नाइफ के साथ टंग चला रहा है। वेंडर मॉक करते हुए चेतावनी देता है कि यदि लू कंप्लाई नहीं करेगा तो चीजें अगली हो सकती हैं, लेकिन लू बिना फ्लिंच किए आगे बढ़ता है। लू अपनी मार्शल ऑरा का एक पोर्शन अनवेवरिंग कॉन्फिडेंस के साथ रिलीज करता है। वेंडर इग्नोर करता है और उसे इंटिमिडेट करने की कोशिश करता है। बोस्ट करता है कि वे सभी रैंक 1 मार्शल आर्टिस्ट्स हैं और याद दिलाता है कि इस एरिया
एरिया में कोई सर्वेलेंस नहीं है, यानी मदद नहीं आएगी। जैसे ही थग्स आगे बढ़ते हैं, ट्रैप स्पष्ट हो जाता है, लेकिन लू आगे बढ़ता है और अपना हाथ बड़े बोल्डर पर रख देता है। हल्का पुश करते ही मैसिव रॉक स्प्लिट हो जाता है और नियर बाय ग्रुप ऑफ थग्स विजिबली हिल जाता है। उनकी कॉन्फिडेंस पूरी तरह गायब हो जाती है और उसके स्थान पर इमेंस फियर बैठ जाती है। लू अपना हाथ खोलता है और शांति से बोल्डर के टुकड़ों को हटाता है। बिना शब्दों के यह इशारा करता है कि अब उन्हें अपनी स्टांस पर फिर से विचार करना चाहिए। थग्स तुरंत अपने घुटनों पर गिर जाते हैं, माफी मांगते हुए, और उसे पिता और डैड कहकर पुकारते हैं, स्वीकार करते हुए कि वे उसकी शक्ति को समझने में अंधे थे। लड़ाई खत्म होते ही लू वेंडर से पूछता है कि क्या वह हर्ब्स ले सकता है। अब वेंडर पूरी तरह सम्मान दिखाते हुए सल्यूट करता है और कहता है कि वह सब कुछ मुफ्त में ले जा सकता है। बास्केट उठाए लू उन्हें अंतिम सबक देता है। ईमानदारी किसी भी व्यवसाय की नींव होनी चाहिए, चाहे ग्राहक कोई भी हो। पांचों युवा हाथ उठाकर उसकी विजडम के लिए धन्यवाद देते हैं और बदलाव का वादा करते हैं। लू मन ही मन उन्हें भुगतान करना चाहता है, लेकिन जानते हुए कि वे अब स्वीकार नहीं करेंगे, वह इसे छोड़ देता है। अगले दिन वह डोंगिंग प्रोविंस के मिलिट्री स्टाइल प्रोडिजी ट्रेनिंग कैंप में उतरता है। सेटअप एक मिलिट्री बेस जैसा दिखता है। चलते हुए वह याद करता है कि उसका बैज, जो गलती से पीछे रह गया था, उसकी मां ने डिस्प्ले पर रखा था। नियर बाय गार्ड उसे रोकता है, यह देखकर कि लू अकेला आया है। लू बताता है कि वह बाई सिटी से है और कुछ डिले के कारण लेट पहुंचा। इस बीच एक पिंक क्लैड लड़की अपने कंपेनियन को क्वाइटली बताती है कि बाई सिटी के पार्टिसिपेंट्स पहले ही पिछले दिन पहुंच चुके थे, जिससे वह लू की उपस्थिति पर हैरान होती है। उसके पास खड़ा लड़का अनुमान लगाता है कि लू लास्ट मोमेंट में ऐड किया गया होगा और उसे बैज न पहनने पर मॉक करता है। वह कहता है कि बे ही सिटी ने वर्षों से कोई भेजा नहीं और अब अचानक 2 भेज दिए। लू का नाम सुनकर गार्ड याद करता है कि चेयरमैन ने इसका जिक्र किया था और स्टर्न होकर मॉकरी रोक देता है। येलो क्लैड लड़का फिर हंसता है, स्पेक्युलेट करता है कि लू की उपस्थिति केवल चेयरमैन के पर्सनल बैकिंग की वजह से है, शायद प्राइवेट गिफ्ट्स के जरिए, न कि मार्शल रैंक के कारण। गार्ड अब स्पष्ट रूप से इरिटेटेड है और उन्हें चुप रहने का आदेश देता है और लू को चिंगवन सिटी के ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए कहता है। एंट्रेंस सेरेमोनी में लू से कहा जाता है कि वह अपना लगेज पीछे छोड़ दे, स्टाफ उसे संभालेंगे। वह ओबे करता है और अंदर कदम रखता है। आंखें नीचे कुछ आकर्षित करती हैं। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, गेट बंद होने लगता है और अन्य पार्टिसिपेंट्स को चौंका देता है। नए अराइवल्स ग्रुप को बिना एक्सप्लेनेशन के अंदर लॉक कर दिया जाता है। कंफ्यूजन उनके चेहरे पर साफ दिखती है। गार्ड ब्रीफली बताता है कि यह एक टेस्ट है और अब उनका गोल है कॉरिडोर के फार एग्जिट तक अकेले पहुंचना। जो सफल होंगे उन्हें स्वीकार किया जाएगा और बाकी को घर भेज दिया जाएगा। वेग वार्निंग और हाफ हार्टेड गुड लक विश के साथ टेस्ट शुरू होता है। बिना वार्निंग के उनके नीचे की फ्लोर कोलैप्स हो जाती है और सभी गिरते हैं। अधिकांश हार्ड हिट होते हैं, लेकिन लू सरप्राइजिंग कंट्रोल के साथ लैंड करता है। एक यंग गाय अपनी चिन ब्रूज कर लेता है और बच्चा की तरह वाइन करता है। लू जल्दी फोकस रिगेन करता है। वह अपनी आंखें बंद करता है और साइकिक एबिलिटीज के साथ एनवायरनमेंट स्कैन करता है, जो उसने फिक्शन में पढ़ा था लेकिन अब सच साबित होता है। सामने जो है वह केवल सिंपल कॉरिडोर नहीं बल्कि बहुत कॉम्प्लेक्स है। टेंशन ग्रुप में बढ़ती है। एक पार्टिसिपेंट टेस्ट को डल मानकर कंप्लेन करता है, ग्रैंडर चैलेंज की उम्मीद में। ब्लू क्लैड लड़का उस पर नाराज हो जाता है, फ्रस्ट्रेटेड कि उसे पहले वार्निंग नहीं मिली। ऑरेंज क्लैड लड़का एरोगेंटली रिस्पॉन्ड करता है, क्लेम करता है कि ट्रू मार्शल आर्टिस्ट बिना दूसरों पर रिलाई किए अडेप्ट कर सकता है। वह ब्लू क्लैड की सिटी स्टेटस को भी मॉक करता है, वार्न करता है कि इसे डिस्ग्रेस न करें। ब्लॉन्ड गर्ल इंटरवीन करती है, डी-एस्केलेट करने की कोशिश में। वह याद दिलाती है कि यहाँ पहुंचने के लिए कितनी मेहनत लगी और यूनिटी की इंपॉर्टेंस बताती है। अनदर पार्टिसिपेंट अग्री करता है, स्ट्रेसिंग कि एग्जाम पास करना उनकी सिटी की रेपुटेशन के लिए जरूरी है। लेकिन अचानक ऑरेंज हेयर्ड लड़का लू की ओर ध्यान देता है। उसके अंदर कुछ आउट ऑफ प्लेस लगता है। वह सार्कास्टिकली सुझाव देता है कि लू एक्सप्लोरेशन में लीड करे। कुछ लोग इसे ट्रैप मानते हैं, लेकिन लू हेजिटेट नहीं करता। वह आगे बढ़ता है, लड़के को साइड में धकेलता है और कहता है कि अगर उन्हें लीड चाहिए तो उन्हें उसे स्पेस देना चाहिए। ऑरेंज हेयर्ड लड़के को यह एरोगेंस लगता है, लेकिन जल्दी अनईजी हो जाता है जब लू समझाता है कि प्रेडेटर्स अकेले मूव करते हैं जबकि प्रे ग्रुप में रहता है। जैसे ही लू आगे बढ़ता है, स्मॉल पिंक स्फीयर्स सीलिंग से डिसेंड होते हैं, धीरे धीरे एक टावरिंग मैकेनिकल पपेट में असेंबल होते हैं।